हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एडवांस्ड अकाउंटिंग के इस पहले लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे एक ओवरव्यू की कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक से एग्जाम में कैसा पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड है, कितना आप स्कोर कर सकते हो, क्यों एडवांस अकाउंटिंग को सेकेंड ग्रुप का सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर माना जाता है, पास्ट 4 अटेम्प्ट्स में किस तरह के एज सच वेटेज अलग अलग टॉपिक्स और चैप्टर्स के रहे, क्या बुक्स आपको मिलेगी, कितना ड्यूरेशन होगा हमारे लेक्चर्स का, एंड कैसे हम बाद में इसे रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस लाइव बैच में। और जो लोग इस लेक्चर को बाद में गूगल ड्राइव या एंड्रॉइड या पेन ड्राइव किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, I welcome all of you to this wonderful journey of advanced accounting, which is one step taking you a step further to getting your expertise on the subject of accounting, जिसमें भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को माना जाता है the experts। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आज हम आई होप एवरीथिंग इज फाइन और सभी लोग जो लॉग इन कर पाए हैं दे आर ऑल एबल टू कंफर्टेबली वॉच द लेक्चर। हेलो अविरल, हवो, हर्ष, तनय, कस्तुभ, रवि, दीपेश, प्रत्युष, ब्ला 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 ब्ला, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का। आप लोग दोस्तों हो सकता है कि ग्रुप 1 में थोड़ा अकाउंटिंग एज सच पढ़ के आए एंड यू नो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ऑलरेडी दैट व्हाट अकाउंट्स इज, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आर देयर, किस तरह का इंस्टीट्यूट एग्जाम में पेपर पैटर्न फॉलो करता है। दैट इज समथिंग फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 2 आल्सो इज क्वाइट सिमिलर। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले आई वुड स्टार्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद अ ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस टू बिगिन विद, ताकि हम एक लेआउट देख ले कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। बहुत सारी टर्म्स से आप ऑलरेडी हो सकता है वाकिफ हो और आपने सुन भी रखी हो। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, आपकी नोटबुक्स फ्रेश सेट ऑफ रजिस्टर आप एडवांस अकाउंट्स के लिए बना लीजिए। शुरू के आप 4 से 5 पन्ने उसके छोड़ दीजिए, जिसमें कुछ इंडेक्स बनाएंगे। वो कैसे बनाना है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद से आप राइट हैंड साइड वाले पेज से अपनी नोटिंग स्टार्ट कर दीजिए। एडवांस अकाउंट्स की हमारी क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, खूब सारी प्रैक्टिस होगी, आपको साथ साथ में नोटिंग करना रहेगी। तो प्लीज कीप योर कॉपीज, नोटबुक्स ऑल रेडी, इवन द कैलकुलेटर। हालांकि आज शायद हमें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। First and foremost, let us talk about the syllabus. AA is for Advanced Accounting. हमारे सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर कर रखे हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो वी हैव 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक 6, 8 विड्रॉ हो चुके हैं। बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से कुछ स्टैंडर्ड्स आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 या 28, और कुछ स्टैंडर्ड्स आप ग्रुप 1 में कवर करते हैं। बाकी सारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आपके ग्रुप 2 में कवर होंगे। तो वी विल टेक अ नोटिंग ऑफ व्हाट ऑल स्टैंडर्ड्स आर कवर्ड हियर, बट अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स आर कवर्ड इन योर कोर्स एंड दे आल्सो हैव अ गुड एग्जाम वेटेज। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहली चीज व्हाट वी हैव इज आई कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड देन आफ्टर दैट I have a unit called company accounts और a chapter called company accounts। और कंपनी अकाउंट्स में एसेंशियली हम क्या करने वाले हैं, तो आपके सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स में जो चीजें कवर होती है उसमें वी हैव अकाउंटिंग फॉर ESOPs, accounting for buyback, and accounting cum theoretical discussion of shares with differential voting rights or simply differential rights, DVR। इसके अलावा I would just put a dotted line extension of your syllabus and include schedule 3
Division 1, which is basically your balance sheet statement of profit and loss, format, and some general instructions as to how to prepare them. इसे डॉटेड लाइन मैंने दोस्तों इसलिए दी है क्योंकि टेक्निकली आपके एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में स्पेसिफिकली कहीं शामिल नहीं किया गया, बट आप ये कह सकते हो कि ये हो सकता है कि आपके ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पार्ट हो, बट वहां पे आपने इसे कवर किया, कितना किया, नहीं किया इज वन क्वेश्चन, एंड द बिगर क्वेश्चन इज क्योंकि इसमें रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जिसको इंस्टीट्यूट ने May 22 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है, बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि मई एंड नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए। ये हमारा एक बेस फाउंडेशन टॉपिक है जिससे हम बैलेंस शीट एग्जैक्टली कैसी बनती है ये सीखेंगे, समझेंगे, जिसका फायदा हमें सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के शेड्यूल 3 के डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही नहीं, लेकिन हमारे कुछ दूसरे चैप्टर्स में भी मिलेगा। जैसे कि कंपनी अकाउंट्स के बाद अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेशन। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, ये जानने के लिए वी विल हैव टू फर्स्ट हैव अ नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड वी विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक, तो इस बारे में अपन और बात करेंगे। सो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसोलिडेशन, जिसके ऊपर आप एग्जाम में यूजुअली देखेंगे यू विल फाइंड 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन इट। अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क का इसका वेटेज होता है। आई विल कम टू द एग्जाम वेटेज फॉर ईच ऑफ द टॉपिक्स, नॉट टू वरी ऑन दैट। और उसके बाद में फिर आप कह सकते हो कि वी हैव अ टॉपिक व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू रीस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। तो जब कंपनी आपकी बंद होती है तो बंद होती हुई कंपनी में हो सकता है कि आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स क्लोज करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़े, वो लिक्विडेशन अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे। कोई कंपनी किसी को खरीदती है तो एक्वायर करने पे अमलगमेशन की अकाउंटिंग जो आप एज सच पार्ट 1 में इनफैक्ट अकाउंटिंग में भी डिस्कस कर चुके होंगे, और इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो भी आप बोल सकते हैं एक तरह से कंपनी का ही अकाउंटिंग का पार्ट है, बट देन दीज आर ऑल टुगेदर इन इटसेल्फ सेपरेट चैप्टर्स फॉर अस। इसके अलावा वी हैव बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स एंड वी हैव अकाउंट्स फॉर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वी हैव दिस इन कोर्स, और इन सब के बाद में वी हैव यू कैन से ओके। तो अगर मैं सीक्वेंस में बात करूं तो वी विल रादर अबाउट पार्टनरशिप अकाउंट्स। So this is definitely not a company. Banking companies are companies. NBFCs are also company. तो यहाँ पे भी company के ही accounts की बात होगी. But partnership accounts is something which is nothing to do with company. Partnership में यहाँ पे आप primarily क्या पढ़ने वाले हैं? Advanced accounting, जैसे कि आपके subject का नाम है. Here we just have accounting for dissolution and accounting for conversion of partnership firms to companies. चलिए तो ये घुमा फिरा के आपका पूरा सिलेबस है। Now, what is the exam weightage of these particular topics? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। कंपनी अकाउंट्स में ईसॉप, बायबैक और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये सब मिला के आप बोल सकते हो कि समवेयर अराउंड 15 to 20 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। अब ये वेटेज कैसा होता है, तो यूजुअली आप देखना you will find one question normally on ESOPs, तो ESOP का वेटेज 0 to 10 मार्क्स का हो सकता है, बायबैक का वेटेज भी 0 to 10 मार्क्स का हो सकता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यूजुअली 0 to 5 मार्क्स होगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन ESOP का, एक बायबैक का, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का, या किसी अटेम्प्ट में हो सकता है इन तीन में से किसी दो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए। कंसोलिडेशन पर से अगर आप देखेंगे मोस्टली तो इसके ऊपर यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन, हेंस 15 to 20 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। 15 मार्क का एक कंप्लीट क्वेश्चन पूरा। कंसोलिडेशन क्या होता है एग्जैक्टली? जब
ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लेती है तो बी लिमिटेड खत्म हो जाती है और वो ए में मिक्स हो जाती है, तो ये है एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन का पार्ट। पर जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के सिर्फ शेयर्स खरीद लेती है तो टेक्निकली बी लिमिटेड के ऊपर ए लिमिटेड का कंट्रोल आ गया। जैसे कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के कंट्रोलिंग स्टेक को खरीदने की बात की, तो फ्यूचर ग्रुप खत्म नहीं हुआ, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, पर इट इज नाउ बिकम अ सब्सिडरी ऑफ, और इट विल बिकम अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में फिर प्रैक्टिकली दोनों कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है क्योंकि दोनों का लीगल एग्जिस्टेंस है, पर एक स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वील कम टू दैट, दिस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो उसका 1 से 2 क्वेश्चन आपका 15 to 20 मार्क्स का रफली आपका इसका वेटेज होता है। रीस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन और लिक्विडेशन की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंस्टीट्यूट इसके 35 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस पूछ चुका है। यानी यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इसमें यू विल फाइंड इजीली देयर वुड बी 3 क्वेश्चंस कमिंग, जिसमें आप बोल सकते हो एक अमलगमेशन के ऊपर, एक लिक्विडेशन और मे बी एक रीस्ट्रक्चरिंग, या 2 अमलगमेशन एक लिक्विडेशन, या 2 लिक्विडेशन एक अमलगमेशन। कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं। एक 15 मार्क का होगा और फिर 5-5 या 10-10 मार्क के और क्वेश्चंस होंगे। बैंकिंग एनबीएफसीज के ऊपर यूजुअली यू विल फाइंड 1-1 क्वेश्चन ऑन बोथ ऑफ देम, तो 15 मार्क का इसका आपका वेटेज हो गया। और पार्टनरशिप अकाउंट्स इज मोर और लेस वेरी क्लियर कट, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है दोनों टॉपिक्स में से मिला के, और 15 मार्क का कुछ इसका वेटेज होता है। एज सच बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंट्स का। एज सच देखा जाए तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है अपने आप में, पर से आप इसमें सारे के सारे टॉपिक्स पे एक बढ़िया कंट्रोल ले सकते हो। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या टिपिकल है। डिफिकल्टी ऑर्डर में हो सकता है कंसोलिडेशन नया लगने के कारण आपके लिए कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो, पर आप चिंता मत करना, हमारा बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छा शानदार ग्रिप होगा। आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों एग्जाम में ये डिसाइड करने पे कि यार कौन सा क्वेश्चन छोड़ें। ज्यादा हो गया सर, एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं। तो ये आपका सिलेबस है पूरा एडवांस अकाउंट्स का, और इसका एक रफ एग्जाम वेटेज है। इससे आई विल ऑल्सो टेल यू पेपर पैटर्न हमारा कैसा होता है। द पैटर्न इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। ऑल इन ऑल व्हाट यू गेट इज, सो योर क्वेश्चन नंबर 1 is a compulsory question. Usually this particular question is on अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजुअली, यानी एएस पूरा कंपलसरी में आता है तो आपको बहुत अच्छे से एएस को कवर करना पड़ेगा, और हमारे कोर्स में बहुत सारे एएस है इसलिए हमारे ऊपर सारे एएस की अच्छी ग्रिप होना चाहिए। नॉर्मली इसमें 5 मार्क के 4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंपलसरी फॉर्मेट में सॉल्व करना होता है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये हो गए 100 मार्क पर, क्योंकि एक ऑप्शन में आता है तो 6 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चंस में से यू हैव टू डू 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, तो जो 6th क्वेश्चन होता है यूजुअली इसमें आपको 5 मार्क के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी पहले क्वेश्चन के जैसा ही होता है ये। इसमें कई बार एक इंटरनल चॉइस भी आती है तो इधर और दे देंगे आपको, और बाकी ये जो क्वेश्चन है इनका कुछ भी किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इट कुड बी लेट्स से फॉर एग्जांपल 15+5, और इट कुड बी 10+10, और इट कुड बी एनीथिंग डिफरेंट, इट कुड बी लाइक 8-8-4, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह का ऐसा इनका पैटर्न रहता है, और ये आपके अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। आखिरी वाले जो 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें नॉर्मली देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 2, यानी इफेक्टिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको इसको बहुत बारीकी में बताऊं समझाऊं, इससे अच्छा मैंने आपके लिए एक छोटी सी मेहनत करी है, आई होप आपको पसंद आएगी। सर ये एक बार हमको नोट कर लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आपको नोट करना है मैंने आपके साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है। जितने भी चीज़ मैं यहाँ पे नोट करता हूँ वो सारी की सारी आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव में मैं ऐसे शेयर कर दूंगा। अब मैंने ये शेयर किया तो जो आपके पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव नहीं बाद में भी कर रहे हैं, ये लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो एक नोटिस बोर्ड नाम की फाइल है आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर में,
वहां आप जाएंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करिए, डेली बेसिस के बोर्ड नोट्स आपको वहां पर दिख जाएंगे। टेलीग्राम पे ये लिंक मैंने शेयर किया है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर नोट। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, जितना मैंने अभी लिखा हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर अपडेटेड मिल जाएगा। तो कभी भी क्लास में मैंने कोई चीज लिख दी और आपको लगा अरे अरे सर आगे बढ़ गए, और फिर वो होता था ना, अरे सर पीछे करो पीछे करो, अरे सर इधर करो इधर करो, अरे सर थोड़ा हटो हटो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपनी उंगलियों पे सर को और उनके बोर्ड नोट्स को नचा सकते हैं, ये पावर है आपके पास। अब मैंने जो आपके लिए एक छोटी सी मेहनत करी थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। व्हाट वी डू इज, हर एग्जाम के बाद आई डू अ पेपर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड कि भाई क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये मेरे पास पिछले 5 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस है। हालांकि नवंबर 19 वाला अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं कहना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोर्स चेंज हो गया था। तो इसलिए ये 4 पेपर दिसंबर 21, जुलाई 21, जनवरी 21 और नवंबर 20, ये जो 4 एग्जाम्स हुई थी, अगर आप उसका पेपर पैटर्न देखोगे तो आप देखिए हर बार जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले क्वेश्चन के ये 4 पार्ट्स आ गए, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 5 15 10 10 15 5 ऐसे, और लास्ट क्वेश्चन वापस से आपका 5 5 मार्क इंटू 4, पर इसमें एक यूजुअली इंटरनल चॉइस होती है, तो यू हैव टू डू एनी 4 आउट ऑफ 5। पहला वाला क्वेश्चन यूजुअली आप देखोगे तो चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा आप पिछले 4 अटेम्प्ट से देख सकते हो। आखिरी वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दिखेंगे। तो काफी प्रिडिक्टेबल पेपर पैटर्न है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आते हैं। इन सबको आप डिटेल में बाद में एनालाइज करना। मैं आपको ये पर्टिकुलर नोट आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल I would copy it in the current day's board notes for you, so that you have one particular place where you have everything accessible. Right? तो यहाँ पे ये जो मैंने वेटेज लिखवाया है ये बेसिकली यहाँ से आया है वेटेज। तो टोटल आप देखना आपके एग्जाम में 17 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है नॉर्मली, और आपका पेपर आता है 125 मार्क्स का। एक 100 मार्क का पेपर है, 20 मार्क का एक चॉइस में क्वेश्चन 120, और आखिरी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस 125 मार्क्स। 17 क्वेश्चन यानी 17 अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली देखे जाए तो काफी हैं। 17 में से आप निकाल दीजिए 6 क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, तो बचे हुए टॉपिक से 11 ही क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भी है, पर टॉपिक भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए ये जो ईसॉप अकाउंटिंग अपन, इनफैक्ट ईसॉप बायबैक डिफरेंशियल राइट, कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन यानी हर टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन बैंकिंग और एनबीएफसी के ऊपर नॉर्मली एक एक क्वेश्चन, कंसोलिडेशन पे एक तो कभी 2, दूसरा आया तो 5 मार्क का, पार्टनरशिप फॉर्म पे यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है, और शेड्यूल 3 बेस्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 10 मार्क तक के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप अब आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, और व्हाट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड टाइम विच विल हैव टू गिव अकॉर्डिंगली। अब इसके बेसिस पे व्हाट शुड बी आवर सीक्वेंस ऑफ स्टडी। क्लास सीक्वेंस हमारा, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू शेड्यूल 3। 2 कारण, एक तो अमेंडमेंट है और ये बेस है बाकी सारी चीजों के लिए। तो आई थिंक वी शुड फर्स्ट स्टार्ट विद दिस। लॉजिकली इट विल हेल्प अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिलेबस। देन आफ्टर दिस वी विल गो टू कंपनी अकाउंट्स। फिर कंपनी अकाउंट्स के बाद में वी विल स्टार्ट विद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अपन इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि अपने आप में सबसे टिपिकल नया और लेंदी टॉपिक है, तो हम इसको शुरू में कवर कर लेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट अमालगमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड लिक्विडेशन, सिंपल टॉपिक है। इसके साथ में वी विल लेट्स से देन वी विल डू पार्टनरशिप, बिकॉज दे कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा नया और लेंदी है। और उसके बाद में देन वी विल टॉक अबाउट बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, और सबसे आखिरी में फिर एक एक करके हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा पढ़ने का, इस तरह से अपन चीजों को कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर हमारे कोर्स में कौन से हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, तो आई वुड शो दैट इज वेल टू यू। सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एक बार ओपन करके बता देता हूँ। ये आपके सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज गिवन हियर, and if you want I can just put this up across on the board notes itself for you.
so that it helps you to know what is there in your syllabus. चलिए, तो एएस में आप देखेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29 है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एएस 21, 23 और 27 ये 3 स्टैंडर्ड कोर्स में स्पेसिफिकली दिए नहीं है, बट जब आप कंसोलिडेशन पढ़ते हैं तो आप इनके थ्रू ही पढ़ते हैं, तो वो इनडायरेक्टली उसके थ्रू वहां पे आपके कोर्स में सिलेबस में कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और 28 है जो इंटरमीडिएट में होता नहीं है, और बचे हुए सारे स्टैंडर्ड जो एग्जिस्ट करते हैं वो आप ग्रुप 1 में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो दिस इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसके बाद जितने भी ये टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में यहाँ पे दिए गए, दीज आर ऑल देयर इन योर कोर्स। तो यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पर नोट करा दी है। इफ़ यू वांट, मैं आईसीआई के सिलेबस के नाम से इसको एक पेज पे यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आप चाहें तो इस शीट का एक प्रिंट आउट निकाल के अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपको एक बढ़िया ग्रिप रहेगी। नहीं तो आप आईसीआई मॉड्यूल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोट कर देता हूँ। कूल, ठीक है, तो ये आपको सिलेबस मिल गया। दिस इज बेसिकली और डिटेल्स ऑफ द सिलेबस एंड वी विल कवर इट अप। ये जो भी हमें पढ़ना है वो किसके अनुसार पढ़ना है, तो ये हम 2022 एडिशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। ये 2022 एडिशन एक्चुअल में पब्लिश हुआ है सितंबर 2021 में। क्या ये पिछले एडिशन से कुछ अलग है, कोई स्टूडेंट पहले बैच कर चुका है और अभी कर रहा है तो इसमें कितना फर्क है, डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, हमने वो भी मैपिंग कर रखी है पूरी। हाउएवर आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि अपन डायरेक्ट इससे पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की एक मैपिंग बना लेते हैं। जब भी इंस्टीट्यूट नया मटेरियल लाता है तो जो 2021 में यूज हो रहा था और अब जो 2022 में यूज हो रहा है, इस मटेरियल में जो डिफरेंस है ऐसा हमने पूरा मैप कर दिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हमने देखा है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था वैसे के वैसे ही है। इनफैक्ट एक एक चीज़ एमसीक्यूज सब कुछ मैप कर रखे। क्या एमसीक्यू कोई नया आया है, क्या कोई नया थ्योरी क्वेश्चन आया है, क्या कोई नया प्रैक्टिस क्वेश्चन आया है, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। फिर जैसे ही अपन आते हैं अगले चैप्टर, लेट्स से चैप्टर 3 ईसॉप्स, तो वहां पे हमने देखा कि देखो ये ग्रीन किया है, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने बढ़ाया है, यहाँ पर देयर इज बेसिकली कम किया है वो एक क्वेश्चन, और यहाँ पे ईसॉप में लिखा है कि वो गाइडेंस नोट के अनुसार शेयर बेस्ड पेमेंट का जो ईसॉप का 2020 का गाइडेंस नोट है उसके बेसिस पे सब काफी चेंजेस क्वेश्चंस में किए गए। तो इस तरह से ये अपडेट किनके लिए, जो पहले एडवांस पढ़ चुके हैं और अब देख रहे हैं, वो ये पर्टिकुलर चाहें तो क्या कर सकते हैं, दे कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर पेज। ये भी मैं आपके साथ हाथों हाथ शेयर कर देता हूँ गूगल ड्राइव में, और ये कहे 1 करोड़ रुपए मैं आपके गूगल ड्राइव के अकाउंट में, तो ये आपको मैपिंग मिल जाएगी। हालांकि जो पहली बार एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको इस मैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, यू डोंट हैव टू रेफर दिस ऑल टुगेदर, ठीक है। चलिए, नाउ लेट मी गो बैक टू आवर डिस्कशन। तो ये अपना सिलेबस का डिस्कशन हो गया, इंपॉर्टेंस लेवल, एग्जाम का मार्क्स वेटेज कितना है, आईसीआई की सिलेबस की मैपिंग जो मैंने करनी थी वो आपके लिए यहाँ पर करके दे दी। अब हमारे को क्या क्या क्लास में बुक्स मिलेंगी पढ़ने के लिए, तो बुक्स एंड मटेरियल व्हाट यू विल बी गेटिंग इन क्लास। चलिए दोस्तों, बहुत खुशी के साथ आज मैं आगाज करता हूं दोस्तों इस बात का कि इस बार पहली बार एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में हम देने वाले हैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे एडवांस अकाउंट्स आपके लिए हो जाएगा और भी ज्यादा स्कोरिंग। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या है ये? जी हाँ, what you are going to get is the famous book of CA Final, now also introduced in CA Intermediate Group 2 Advanced Accounting, which is known as ब्रह्मास्त्र। क्या है सर ये ब्रह्मास्त्र? चलिए दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जिसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट बेहतर है कि उनको बता ही देना चाहिए। तो why speak about it when I can show you CA Inter Advanced Accounting ब्रह्मास्त्र। ये किताब हम CA फाइनल में यूज कर रहे हैं कितने सालों से, और बेइंतहा मोहब्बत बच्चों को इस किताब से हो गई है। इनफैक्ट इसके बिना मन ही नहीं लगता उनको पढ़ाई करने का, हर सब्जेक्ट में वो चाहते हो काश हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता।
और वैसी किताब हमने इंटरमीडिएट के लिए बनाई है दोस्तों, और ये किताब ऐसा नहीं है फाइनल की आप कॉपी दे दी है, ये पूरे इंटर के सिलेबस के अनुसार है। बहुत ही निहायत ही यूजफुल किताब, ब्यूटीफुल किताब, मल्टी कलर्ड, इसे हम ब्यूटी विद ब्रेन्स भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा ऐसा कहना। इस किताब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा सारे के सारे आपके टॉपिक्स जो एडवांस अकाउंट्स में है वो कवर्ड है, आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है, ये यूं समझ लो दोस्तों कि अगर आप एक फैकल्टी को कमरा बंद करके बिठा दो और बोलो कि आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहिए 3 साल 2 साल तक यहाँ पर इस कमरे में और बनाइए शानदार से नोट्स, अपनी किताब अपनी कॉपी बनाइए, एक ऐसी कॉपी जो क्योंकि फैकल्टी बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट होना चाहिए, एक ऐसी कॉपी जिसको पढ़ के बच्चा सब कुछ रिवाइज एक दिन पहले आसानी से कर सके, एक ऐसी कॉपी जिसमें कलर्स के माध्यम से, प्रेजेंटेशन चार्ट्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझा के उसको रिवाइज करके उसको समराइज किया जा सके। तो ऐसी कॉपी को अगर मैं और ज्यादा खूबसूरत तरह से डिजाइन करके प्रिंट करके बुक फॉर्म में स्पाइरल करके आपको दे दूं तो उसका नाम बनेगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में देखिए दोस्तों, दिस इज बेसिकली ऑल योर टॉपिक्स अबाउट ब्रह्मास्त्र एंड दिस इज हाउ द बुक लुक्स लाइक, ब्यूटीफुल। तो जैसे आज हम शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पढ़ेंगे, विच इज एज बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसके जो भी मुद्दे की बातें हैं वो सब यहाँ पे आपको नोटिंग दी हुई है, ए टू जेड सब कुछ समझाया गया, बीच में कुछ चीजों को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बिल्डर, यू विल फाइंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो ये इस तरह की आपकी ब्रह्मास्त्र दोस्तों, खूबसूरती ही नहीं एकदम लॉजिकल बनाई गई। चलो ये तो आपका ब्रह्मास्त्र कौन सा था, शेड्यूल 3 का। फिर इसके बाद अपन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो व्हाट इज ईसॉप, उसके बाद उसका एक समरी इस तरह का, फिर उसके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके सम्स, फिर क्या क्या टर्म्स इसमें यूज हुई है, उनको क्या प्रेजेंट किया, आई मीन आप देख के आपको आप बताओ बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा, ये उस तरह की किताब है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्रह्मास्त्र। आप ये बोल सकते हो बेसिकली ये आपके क्या है, you can simply say this is actually a notebook style comprehensive book on all chapters except AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के। सर एएस के साथ ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए अब आपको मिलने वाला है सिर्फ फाइनल में जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देते हैं वही चीज अब आपको इंटरमीडिएट में मिलने वाली है। सही सुना आपने दोस्तों, नाउ यू आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम AS Drone Charts। What are AS Drone Charts? सर आज तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या कर रहे हो आज आप? वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों AS के ड्रोन चार्ट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इंटर एडवांस अकाउंट्स में ये आपके सामने आपके समक्ष अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ड्रोन चार्ट दिखना शुरू हो रहे हैं। टेन क्या आ रहा है इसमें, ओ माय गॉड दिस लुक्स टू बी वेरी एक्साइटिंग। ये है ड्रोन चार्ट। तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज को दूसरे से लिंक करना। तो वो जो नोटबुक टाइप की चीज है उससे ज्यादा हमें लगता है कि हम ऐसी पिक्टोरियल फॉर्मेट में कनेक्ट करते हुए नोट्स बनाएं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये उतने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन नहीं होंगे जैसी ब्रह्मास्त्र है, बट वो पर्पस भी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पर्पस है कि मेरी टर्म्स क्या रिलेशनशिप है और उसका एक इंटरप्रिटेशन, एक कनेक्टिविटी अच्छे से समझ में आए ताकि मैं उसके आंसर लिख सकूं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली ड्रोन चार्ट्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर। तो जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, द आइडिया इज कि इसमें सारी मुद्दे की बातें विद प्रॉपर टर्म्स जो आपको एग्जाम में आंसर में कोट करने के लिए लग सकती है इन मिनिमम पॉसिबल स्पेस, ताकि आप 1 2 3 पन्नों में एक पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्विकली रिवाइज कर सके। इससे आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल 2022 के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये सोच के साथ ये बनाया गया है, इस तरह से ये आपके ड्रोन चार्ट चलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या करते हैं हम, पिक्चर्स ऐसे यूज करते हैं कि आप एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको ऐसा याद नहीं आएगा कि उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 का क्वेश्चन है तो क्या लिखना है, ये लिखना है वो लिखना नहीं, आपको ऐसे याद आएगा। अरे हाँ याद आया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ना, हाँ वो सर ने बनाया था, एक क्रेन थी, क्रेन के राइट साइड में वो टॉपिक था, ऊपर ऊपर दिया, हाँ याद आ गया, चलो करके ऐसे लिख देंगे। तो ये पिक्टोरियल फॉर्मेट ऐसे है कि ये मेमोरी विजुअलाइजेशन को असिस्ट करेगा, ये सोच के हमने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, बनाए। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो यू नीड टू हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, एंड दिस क्वेश्चन बैंक
is known as striker. तो सीए फाइनल में दोस्तों मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ और ऑडिट पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट में मैं एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट पढ़ाता हूँ। तो जो किताबें हम फाइनल में यूज कर रहे हैं, और फाइनल में दोस्तों बहुत स्टूडेंट का खूब सारा प्यार हमको मिला और हमको समझ में आ गया ये सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल सिस्टम फॉर द स्टूडेंट। वी हैव रेप्लिकेटेड द सेम सेट ऑफ बुक्स एंड सिस्टम्स एंड लॉजिक्स फॉर इंटरमीडिएट। तो इंटर में भी अब हम लेके आए हैं स्ट्राइकर। व्हाट इज स्ट्राइकर? इट्स अ क्वेश्चन बैंक विच कवर्स, इसमें क्या क्या कवर होता है, लेट मी टेल यू। This question bank has ICI Study Material 2022, all questions 100%. It has 100% of past RTPs, MTPs and past exam questions up to December 21. अब हो सकता है ये बैच लेने वाला स्टूडेंट लेट्स से फॉर एग्जांपल इसे दिसंबर 22 या लेट्स से फॉर एग्जांपल उसके आगे पीछे कहीं ले रहा है। तो दिसंबर 21 के बाद सर एक और अटेम्प्ट हो गया मई 22 का या नवंबर का हो गया, तो क्या होएगा? तो वो हम आपको अमेंडमेंट्स के जरिए देते हैं या अपडेट्स के जरिए देते हैं, विच इज समथिंग विच आई विल शेयर विद यू। यही नहीं, आईपीसीसी या सीए फाइनल के ओल्ड कोर्स के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ओल्ड कोर्स का काफी कुछ सिलेबस आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस से मैच करता है, इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन ऑन ऑल। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने अडेप्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ क्वेश्चंस हमने अडेप्ट किए हैं और इसे आपकी क्वेश्चन बैंक में डाला है फॉर गेटिंग मोर प्रैक्टिस और गोइंग टू अ लिटिल हायर लेवल। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अपनी प्रिपरेशन क्लास में एग्जाम से एक लेवल ऊपर की होगी तो एग्जाम पेपर इजी लगेगा। सेम लेवल का पढ़ोगे तो एग्जाम पेपर आसान नहीं लगेगा। कई बार बच्चा बोलता है अरे मैंने तो सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हो गए। वो इसलिए हो गए क्योंकि आपको वो क्लास में ही करा रखे थे और आपने वापस किए तो हो गए, पर एक नया क्वेश्चन आ गया आप परेशान हो गए। इसलिए एक लेवल ऊपर पढ़ना है, इसलिए मैंने थोड़े से और एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए, ये सब इसमें इनकॉर्पोरेट है। ये क्वेश्चन बैंक भी दिखा दो सर, इतना कुछ दिखा रहे हो तो ये कैसी दिखती है? व्हाई नॉट, सब कुछ तुम्हारा ही तो है यार, ये सब किसके लिए कराया अपन ने? तो देखते हैं, बिल्कुल आइए। ये आपकी से इंटरमीडिएट की एडवांस अकाउंटिंग की क्वेश्चन फॉर एवरी कंसेप्ट के नाम की स्ट्राइकर नाम की किताब है। ये आपको दो पार्ट में मिलेगी दोस्तों। एक पार्ट में सब कुछ होगा अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा पार्ट होगा जिसमें होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यू विल बेसिकली गेट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 फॉर इट। तो आप लिख सकते हैं स्ट्राइकर इन टू पार्ट्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो पहले आपको मिलेगी, दिस इज फॉर ऑल चैप्टर्स except accounting standard, and volume 2 would be for accounting standard. ये सारी क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, these are all basically given along with solutions and answers। पर मैं एक स्पेशल चीज करता हूं और वो क्या, I also have this habit, फाइनल में भी ऐसा होता है, of giving concept builders। ये क्या होता है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपको आपकी फैकल्टी क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस डिक्टेट कराती है चीज़ों को समझाने के लिए, और नोट करते हैं और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं और वो बड़े काम आते हैं। एग्जाम से पहले काम नहीं आएंगे, पर जब आप चीज़ें पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के काम आते हैं। तो दे आर गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। हमने क्या बोला कि यार मैं डिक्टेट कराऊंगा आप लिखोगे, इससे अच्छा है कई क्लासेस अपन पढ़ा चुके हैं, इतने अटेम्प्ट अपन ने लिए हैं। क्या बात कर रहे हो सर, कितने अटेम्प्ट लगे? अरे मेरा तो फाइनल में एक ही अटेम्प्ट था, रैंक भी आ गई थी अपनी, पर अपन इतने अटेम्प्ट से पढ़ा रहे हैं। तो इतने सालों में अपन ने जो क्वेश्चंस ऐसे डिक्टेट करा करा के बच्चों को चीजें सिखाई, उन सबको इनकॉर्पोरेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। तो इनसे अब अपन क्या करते हैं, ये किताब में ही दे देते हैं, ये अनसॉल्व्ड होते हैं, पर ये एग्जाम से पहले देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब अपन क्लास में पढ़ रहे हैं उस समय अपने को देखने की जरूरत होती है। तो इसे हम कॉन्सेप्ट बिल्डर्स कहते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। अब ये देखिए, ये इस तरह का आपका स्ट्राइकर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है। यहाँ पे जो मेरे पास है उससे थोड़े से अलग आपकी किताब में हो, वो अपडेटेड जो भी होगा मैं शेयर कर दूंगा। ये इस तरह से आपको ये मिल जाता है, सिस्टमैटिक एकदम प्रॉपर। सारी ये हमने क्या किया है, क्वेश्चन बैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों? एक क्लास बुक और एक प्रैक्टिस बुक। ऐसा क्यों करा? इंस्टीट्यूट के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के, जैसे स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में दिया है, एक पीछे टेस्ट योर नॉलेज में दिया है, एक जैसे क्वेश्चन है, फिगर्स अलग अलग है। अब इसमें दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व कर लो, तो फिर मन में एक कशिश रह जाती है कि अरे यार इंस्टीट्यूट का ये वाला क्वेश्चन तो सर की मुख में ही नहीं है, इसका मतलब देखना पड़ेगा। और फिर देखोगे उसके बाद मालूम पड़ेगा अरे यार ये तो वैसा ही था जैसा किया है। तरीका नंबर दो, सारे के सारे क्लास में ले लो और सारे क्लास में सॉल्व कर दो।
समय बेवजह खूब सारा लगता है और कोई लर्निंग होती नहीं है, एक समय के बाद लगता है क्या एक जैसे ही क्वेश्चन है। तीसरा तरीका जो हम फॉलो करते हैं, सारे क्वेश्चंस जो हमें क्लास में करना है क्लास बुक, उनके जैसे ही जो रिपीट क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही है, जो सेम है वापस से करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस बुक। एक ही किताब है स्ट्राइकर जिसके 2 सेक्शंस हैं, क्लास बुक क्लास में सॉल्व होती है, प्रैक्टिस बुक आप लोग घर पे सॉल्व करोगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन ने क्लास में सॉल्व किए और मैंने आपको बोल दिया होमवर्क में क्लास बुक के ये 2 क्वेश्चन करना है, और आज जो हमने किया उससे रिलेटेड प्रैक्टिस बुक के ये 3 क्वेश्चन। प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन आप देखोगे सेम मिलेंगे जो अपन ने किए, आप सॉल्व कर लीजिए। क्लास बुक के आप सॉल्व करके आइए, फिर अगले दिन वापस से वो क्लास में हम सॉल्व करेंगे, वो धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के। तो होमवर्क आपको डेली मिलेगा, आपको डेली देखना है। प्रैक्टिस बुक इज ओनली फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, आप करो नहीं करो आगे पीछे करो। क्लास बुक अपने मेन क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से होता है। इंस्टीट्यूट ने क्योंकि एमसीक्यूज भी दे रखे हैं तो वो भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए एक ही जगह, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। इस तरह की ये किताब होती है। सर इस किताब में ये साइड में हमें ये क्या दिख रहा है, ये कुछ प्रिंटिंग एरर तो नहीं है? ओ क्या बात कर रहे हो सर, ऑडिट वाले ऑडियो पॉड्स कहीं एडवांस में तो नहीं हो गए? ओ माय गॉड, वी कांट बिलीव दिस, इज दिस रियल? तो दोस्तों व्हाट वी हैव डन इज, स्ट्राइकर में जितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डर के फॉर्म में जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, वो क्वेश्चन अपन सारे क्लास में एक एक करके ऐसे लिख लिख के सॉल्व करेंगे। पर हो सकता है आपने क्लास में लिख के सॉल्व कर लिया, फिर बाद में किसी भी कारण से आपकी इच्छा हो कि यार एक बार इसका सोल्यूशन का वीडियो मिल जाता तो अच्छा रहता। बार बार आप लेक्चर्स तो स्कैन करके देखोगे नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए व्हाट वी हैव डन इज, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट वाज देयर इन सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, वी हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड दैट इन योर एडवांस अकाउंटिंग सिलेबस, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज ऑडियो पॉड्स। ये टॉकिंग बुक्स है दोस्तों, ये आप कैसे एक्सेस करेंगे? ये आपकी ऐप है, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐप साथ में खोल नहीं पाएंगे वो सिक्योरिटी फीचर के कारण, तो अभी खोलने की कोशिश ना करें, यहीं पर देखें। ऑडिट में मैं बता चुका हूँ, एक बार एडवांस में क्विकली वापस से बता रहा हूँ। गो टू माई सब्सक्रिप्शंस, विद इन माई सब्सक्रिप्शंस गो टू द टैब ऑफ माई बुक्स, विद इन माई बुक्स ये आपको दिखेगी आपकी स्ट्राइकर। इस स्ट्राइकर में आपको लिस्ट ऑफ आपके सारे क्वेश्चन, जिस पे QR कोड है वो दिख जाएंगे। आप अगर चाहें तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पिक करके स्कैन करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कहां ढूंढूंगा क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ स्कैन QR कोड दिया है, क्लिक करिए स्कैन QR कोड को, और ये स्कैन QR कोड आपको तो कैमरा ओपन करके दे देगा। इसको ले जाइए इस QR कोड के नजदीक, और जैसे ही इसको आप QR कोड के पास ले गए, क्या स्कैन किया इसने? हे भगवान, इसने तो वही क्वेश्चन खोल दिया जो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ओ माय गॉड, ये देखिए ये वो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अच्छा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्योंकि अनसॉल्व्ड दिया हुआ है क्लास में, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, पर जहां भी दिए हैं, अब आपको इसका अगर सोल्यूशन देखना है तो आप यहां क्लिक करिए, तो आपको इसका हैंड रिटन सोल्यूशन मिल जाएगा। वाओ! और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया है, तो आपको इसका सोल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने यहाँ पे क्लिक किया किसके ऊपर? वीडियो के ऊपर, और जैसे ही मैंने वीडियो पे क्लिक किया ये मुझे ले जा रहा है और ये खोल के दे रहा है क्या? ये देखिए इसने एक वीडियो ओपन कर दिया, और इस वीडियो में क्या किया है, आपकी फैकल्टी ने क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये देखिए ये फैकल्टी आपकी बोलना शुरू कर। ये पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूं। अरे सर ये ऐसे आवाज लेके क्यों बोल रहे हो? और ये आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और बिंदास मजे से ये शानदार तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये सिर्फ आपका एक एड ऑन टूल है अगर आपको चाहिए तो। यानी कि यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ऑडियो पॉड ही नहीं, you also have the facility here, you also have the facility to even look at videos। क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग है तो हो सकता है इसमें आपको स्क्रीन देखना पड़े, फिगर्स देखना पड़े, तो इसके लिए वीडियोस भी हैं। और मुझे लगता है कि कोई छोटा सा क्वेश्चन है या एज बेस्ड है जिसमें वीडियो की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास ऑडियो का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ ऑडियो देने की जरूरत नहीं थी, अगर होता तो मैं यहाँ पे ऑडियो दे देता, आप उस पर क्लिक करते तो आपको ऑडियो सुनने को मिल जाता। क्या हो रहा है? कोई बोल रहा है हे माँ, माता जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे ही कुछ हो रहा है। यही नहीं,
साथ ही साथ में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी कभी भी रेस करनी है तो आप यहाँ पे ऐड क्वेरी कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड क्वेरी करेंगे क्वेरी खुल जाएगी, आप यहाँ पे प्लस करिए और आप यहाँ पर प्लस करके लिखिए सर ये मेरी इस पे क्वेरी है। जैसे ही आप ये लिखेंगे बैकएंड में हमारे पास क्वेरी आएगी, हम इसका जवाब देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। हमें लगता है सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी है, हम उसे पब्लिक कर देंगे और पब्लिक करी तो वो क्वेरी यहाँ क्वेरी फोरम दिया गया है, ये क्वेरी फोरम में सारे स्टूडेंट को दिखने लग जाएगी। यानी अब आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी आती है तो आप क्वेरी रेस करने से पहले एक बार क्वेरी फोरम में चले जाइए और देखिए ऑलरेडी आपका सवाल कोई बच्चा पहले पूछ तो नहीं चुका है और उसका जवाब मिल तो नहीं चुका है। हो सकता है अगर वही सवाल और जवाब आपको वहां मिल जाए तो आपको वापस क्वेरी रेस करने की जरूरत ही ना पड़े। यू सेव योर टाइम। यानी कि एक क्वेश्चन लेवल तक आपको आपके डाउट्स की पूरी मैपिंग क्वेश्चन वाइज एक जगह मिल जाएगी। दोस्तों क्या चाहिए हमको इसके अलावा? बस मार्क्स और कुछ नहीं। Anyways, so we have created something like this, and I think this is going to be revolutionary. You are going to enjoy this experience, and we've just incorporated this so that these can become enablers. जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहीं अलग-अलग स्टेज पे आ सकती है, ये हमने इसलिए डेवलप करी दोस्तों क्योंकि आपको मालूम है हमने सिर्फ लास्ट ईयर दिसंबर से लाइव बैचेस लेना शुरू करी थी ऑनलाइन फॉर्मेट में। उससे पहले फेस टू फेस और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी। फेस टू फेस में ही वी यूज्ड टू बेसिकली बी कनेक्टेड विद द स्टूडेंट, गिव ऑल द फैसिलिटीज, बट नथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि वहां स्टूडेंट सामने बैठा है, उसको कोई डाउट होता है पूछ लेता है। पर दिक्कत यहाँ पे बच्चा घर पे बैठा है, कितनी बार तो बच्चे फोन पे कभी बात भी नहीं करी। आप मेरी आवाज सुन रहे हो, सकता है मैंने आपकी किसी की आवाज नहीं सुनी हो, चेहरे नहीं देखे हो। अब आपको छोटी छोटी अगर ऐसे कोई मुद्दे आएंगे, आपको चैट करनी है, पूछना है, आप कहाँ कितना करोगे? इट कैन ओनली बी डन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने कोशिश की है दोस्तों टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करने की। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। मोर देन एंजॉय, दिस शुड हेल्प यू, enable you to prepare better for your exams, and let's see how well it goes. तो ये दोस्तों आपकी किताब हो गई, and I'm very very excited. It's actually a dream, it was a dream project for me, क्योंकि जब हम लाइव गए तो हमने एक चीज इंश्योर करनी थी कि we want to make this live experience even better than the face to face experience. स्टूडेंट को ऐसा आनंद आना चाहिए यहाँ बैठकर कि यार नहीं यार, मतलब फेस टू फेस हम मिस तो करते हैं वो चेहरे से चेहरे मिलाना, आंखों से आंखें मिला के, फैकल्टी से नहीं सर, दूसरे जो बैठे रहते हैं। आई कैन नॉट रेप्लिकेट दैट एक्सपीरियंस फॉर श्योर, बट बियॉन्ड दैट लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी इवन बेटर। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कितने लोगों को ये सही लग रहा है या ठीक लग रहा है या अच्छा लग रहा है, let me just ask a quick question to you. How many of you are excited about this live batch? And let me give you some options. Okay. और ये दोस्तों मैंने आपको भेजा है एक छोटा सा पोल, और ये पोल आया है आपके पास आपके ऐप के अंदर। अगर आप विंडोज़ प्लेयर में है तो विंडोज़ ऐप के अंदर, और आप इस पोल पे जाएं और मुझे जवाब दीजिए कि आप ये पोल देख पा रहे हैं और क्या इस पे आप कमेंट दे पा रहे हैं। हाँ, डैम एक्साइटेड समबडी इज सेइंग। चलिए मैंने एक पोल दिया, आप उस पर क्लिक करिए तो आपको पोल ओपन होगी। और ये भी फीचर पहली बार आपके बैच में हम यूज कर पाए। पहले हम लोग पोल्स वगैरह टेलीग्राम पे लेते थे, अभी भी लेंगे, बट अब सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है। और हमारे जो लाइव गूगल ड्राइव के अलावा गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट हैं उन सबको भी ये सारी पोल्स मिलेंगी। नॉट जस्ट दिस, ICI के सारे MCQs भी मिलेंगे। 2-3 लेक्चर्स होने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस, बट आई हैव जस्ट गिवन अ पोल एंड लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस। और आपको जान के खुशी होगी दोस्तों कि मुझे रिजल्ट बड़े एक्साइटिंग मिले हैं, और इस तरह का मुझे पोल का जवाब दिखता है मेरे पास जो लोग अटेंड करते हैं उसको। और ये देखिए 100% ऑफ अस आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो आप जो भी पोल में अटेम्प्ट करेंगे मुझे वहां पे दिखेगा। यही नहीं, जब मैं पोल को क्विज में कन्वर्ट कर दूंगा तो वहां पे क्वेश्चंस होंगे जिसके करेक्ट आंसर्स होंगे। सही आंसर देने वाले को कौन बनेगा, करोड़पति वाला फील आने वाला है दोस्तों, जिसमें आप करेंगे अपना आंसर टिक और जिसका आंसर होगा सही वो दिखेगा लीडर बोर्ड में, और उसमें टाइम आएगा कि सबसे पहले किसने सही आंसर दिया। आई मीन वी आर गोइंग टू रियली एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अपने डिस्कशन में। I am also really very excited. Cool. तो ये हो गई अपनी क्वेश्चन बैंक और ये हो गया आपका पूरा मटेरियल, जिससे आई थिंक आप आसानी से पूरे के पूरे एडवांस अकाउंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले एक बार आराम से रिवाइज कर सकते हो, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। और क्वेश्चन आंसर्स में इंपॉर्टेंट वगैरह कैसे मार्क करना है, तो जब आप QR इनफैक्ट आपकी किताब देखेंगे तो वहाँ पे मैंने टैगिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, ऐसे आप टैग कर सकते हो।
और आपके सारे टैग्ड क्वेश्चंस आपको एक जगह दिखेंगे। सर अगर फैकल्टी किसी को इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो पहले क्या होता था, लास्ट डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते थे फैकल्टी बोलती थी यही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कॉपी में मार्क करा देते थे, कभी भूल जाते थे हम भी। यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर जाइए क्वेश्चन बैंक में, और क्वेश्चन बैंक में फैकल्टी के टैग दिए हुए हैं। तो आई डोंट नो कितने लोगों को ये दिख रहा है, बट इफ़ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं जैसे ही क्वेश्चन बैंक में जाता हूँ यहाँ पे एक खाली कॉलम है जिसमें क्वेश्चन स्टेटस दिया है। इसमें 2 फ्लैग लग सकते हैं, इंपॉर्टेंट और अमेंडमेंट क्वेश्चन। मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, यानी मेरे हिसाब से ये वो क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन और लास्ट डे एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। और अमेंडमेंट मतलब अगर कोई क्वेश्चन क्लास में हुआ था, बाद में कोई चेंज आ गया लॉ में जिस कारण से उसका सोल्यूशन चेंज हुआ है, तो वहाँ पे अमेंडमेंट फ्लैग लग जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लास के बाद ये क्वेश्चन का आंसर अमेंड हुआ है। आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर नया आंसर, नए ऑडियो पॉड्स आपको मिल जाएंगे। इस लॉजिक से आपकी अब किताब भी अपडेटेड रहेगी, क्योंकि सीए में तो ठीक है, इंटर तो ठीक है, फाइनल में तो कई बार लंबा समय हो जाता है बैच और एग्जाम इनके बीच में। तो इसके लिए ये टूल से आप हमेशा अपडेटेड रह सकते हो इवन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस। चलिए, किसी ने पूछा सर ये आप 99 इज नॉट इनफ है ये लिखते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भैया 100 पूरे होना चाहिए। 99 आ जाए तो हमें उससे खुशी नहीं होती है, सेंचुरी तो पूरे 100 पे ही कहलाती है। तो हम उस एक्स्ट्रा 1 मार्क के लिए भी एफर्ट डालते रहेंगे, ये हमारी सोच है। चलिए, और हम चाहते हैं हमारे बच्चों की भी यही सोच हो। बहुत बढ़िया। चलो, ये आ गया आपको सबको। तो दिस इज ऑल योर बुक्स विच यू विल गेट एंड द क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा आपको अमेंडमेंट्स, टेक सपोर्ट वगैरह क्या मिलेगा, मैं एक बार क्विकली इसको लिख देता हूँ। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स एंड रिविजन्स। हालांकि इंटर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं इससे, क्योंकि आपका बैच और एग्ज़ाम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। स्टिल सबसे पहले आईसीआई का रूल क्या है? रूल ऑफ आईसीआई इज मई 2022 में all your amendments up to 31st October 2021 and November 2022 में 30th April 2022 तक के आपके अमेंडमेंट्स कवर होंगे। ठीक है। हालांकि अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या फाइनेंस बिल आता है, पूरा का पूरा फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया, तो ये फिर 1 साल बाद लागू होते हैं। यानी ये 21 में आया तो 22 में लागू होगा, ये लॉजिक है। जी, इस तरह से आपको अमेंडमेंट्स का ख्याल रखना है। दिस इज रूल ऑफ आईसीआई। आईसीआई के क्या पब्लिकेशंस होते हैं ऑन अमेंडमेंट? चलिए, किसी ने सुझाव दिया है सर इसको यूट्यूब पे डालिए, इस लेक्चर को डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल। आईसीआई के पब्लिकेशंस ऑन अमेंडमेंट्स में क्या होता है? तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है, समवेयर इन December and June every year it publishes the list of applicable laws, acts, rules, pronouncements का मतलब इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशंस फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए भैया इंस्टीट्यूट कब आपको क्या देता है। I'll just quickly show you in terms of ये किस तरह का इंस्टीट्यूट ऐसा पब्लिकेशन देता है। तो आप चाहें तो एक बार मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी आपको बता दूँ, ऐसे तो आप सभी को पता होगा, बट जस्ट वंस फॉर द सेक ऑफ कवरेज। तो स्टूडेंट्स में आप अगर अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इंटरमीडिएट कोर्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स एंड ऑल। तो ये अकाउंटिंग है, ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हैं, ये टैक्सेशन है,
और ये एडवांस अकाउंटिंग है। तो ये एडवांस अकाउंटिंग का ये जो नोट है जिसमें कहा गया है कि भाई क्या क्या आपके लिए एप्लीकेबल है, आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये बता दिए कि इन्होंने ये स्टैंडर्ड्स आपके लिए एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट के सारे अमेंडमेंट आपके कहाँ 31 अक्टूबर तक के आपके केस में एप्लीकेबल होंगे, आपको रेलिवेंट होंगे। सॉरी, और शेड्यूल 3 में जो 24 मार्च 2021 को अमेंडमेंट किए थे वो मई 2022 से एप्लीकेबल है। मैंने आपको कहा था नॉर्मली शेड्यूल 3 एएस ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स ये नए अगर आते हैं तो वो नॉर्मली 1 साल बाद लागू करते हैं। तो ये इन्होंने मार्च 21 का नवंबर 21 में लागू नहीं किया था, पहली बार मई 22 में लागू होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। और इंडेस इंटरमीडिएट के लेवल पर किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस और कोर्स कवरेज है। ये मैं क्या करूँगा आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आपके नोट्स के पीछे मैं ऐड कर देता हूँ, तो दैट यू एग्जैक्टली हैव वन प्लेस वेयर यू हैव ऑल ऑफ दिस वेल कवर्ड। तो आज के अपने जो बोर्ड नोट्स हैं उसमें मैं ये ऐड कर देता हूँ। पेजेस हमारे को जो रेलिवेंट लेने हैं बस मैं वो ले लेता हूँ। आई जस्ट टेक द 2 पेजेस, इंपोर्ट, डन। तो बड़ी सिस्टमैटिकली आपको आज का जो बोर्ड नोट है उसमें ये चीज़ मैंने आपको ऐड करके दे दी है, ये आपको पीछे मिल जाएगा। यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस सेम पेज है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये इस तरह से इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसे पब्लिकेशंस अमेंडमेंट्स के देता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट एक चीज़ और करता है आपके साथ, वो ये कि वो नॉर्मली आप देखेंगे तो 1 to 2 months बिफोर एग्जाम्स it will publish revision test papers are published। तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट ने अभी कहा है कि आपका जो 2021 का स्टडी मटेरियल है जो सितंबर 2021 में पब्लिश हुआ विच इज़ एप्लीकेबल फॉर मई एंड नवंबर 2022 एग्जाम, उसके बाद के कोई अमेंडमेंट जो उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है पर आपके कोर्स में अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है तो वो आरटीपी के थ्रू आएंगे। तो नॉर्मली इसका मतलब ये हो गया कि एक स्टूडेंट का सिंपल सा रूल है कि आपके लिए एग्जाम रेलेवेंट मटेरियल आपके लिए क्या है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉर 2022, अगर आपका एग्जाम 2022 में 23 है तो उसका मटेरियल प्लस आरटीपी फॉर योर अटेम्प्ट। तो नॉर्मली सपोज समझिए कि ये स्टडी मटेरियल 2021 सितंबर में आया, तो अक्टूबर में कोई हमारा अमेंडमेंट आया होता जो एप्लीकेबल करना है इंस्टीट्यूट को मई 21 में, तो वो आरटीपी ऑफ मई 22 में दे देंगे। फिर नवंबर 22 की आरटीपी में जो मई में अमेंडमेंट हुआ था जो स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है वो भी आएगा, और उसके बाद कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं 30 अप्रैल 2022 तक के जो नवंबर 22 के लिए रेलेवेंट है वो दोनों दिए जाएंगे, ताकि आपको 2 आरटीपी देखने की जरूरत नहीं है, इसे एक आरटीपी और वो स्टडी मटेरियल, इससे आपका पूरा काम हो जाए। ये इंस्टीट्यूट का रूल होता है, इस तरह से इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट्स कवर करता है। तो रूल टू फॉलो इज दिस। ठीक है, हम लोग क्लास में कैसे कवर करेंगे अमेंडमेंट्स को, व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर इट। तो देखिए ये जो अपनी क्लास चल रही है दिस इज फुल्ली एज पर ICI study material 2022 and all updates and amendments till 31st October 21 are covered. Not just that, December 2021 exam paper is also covered in the class. उससे रिलेटेड उनकी जो आरटीपी और उसकी जो मॉक टेस्ट पेपर है ये सब कवर्ड है, क्योंकि हम 2022 में हमारी क्लास ले रहे हैं तो उस एंगल से ये सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट्स आफ्टर क्लास आते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो और मटेरियल, अनलेस पूरा कोर्स ही इंस्टीट्यूट चेंज कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल अमेंडमेंट्स वीडियो और मटेरियल के थ्रू दे आर समथिंग विच विल बी शेयर्ड
थ्रू द फास्ट एंड्रॉयड ऐप। ये कैसे मिलेगा? तो गूगल ड्राइव वाले, पेन ड्राइव वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एंड्रॉयड ऐप का एक्सेस मिलेगा। और जब आपको एंड्रॉयड ऐप का एक्सेस मिलेगा तो आपको एक इस तरह का एडवांस ऑडिटिंग का एक टैब दिखेगा, जिसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ओवरव्यू और वीडियोस दिख रहा है। इसको साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू वीडियोस के अलावा यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ टैब ऑफ अमेंडमेंट्स। उस टैब में यू विल गेट ऑल द रेलेवेंट वीडियोस एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द मटेरियल विद इट। तो आपको मालूम है यहाँ से मुझे सब कुछ देख लेना है। हो सकता है कि कई बार स्टूडेंट एंड्रॉयड ऐप पे जाए, ना देखे, मिस कर जाए, तो उसके लिए हम एक छोटी सी तरकीब और फॉलो करते हैं, which is like you can say other tech and other support। अच्छा, अगर क्वेश्चंस में अमेंडमेंट हुआ तो वो ऑडियो पॉड के थ्रू कवर हो जाएगा। टेक और अदर सपोर्ट में क्या चीज़ें हैं, तो देखिए कुछ कुछ बातें मैं आपको बता दूं। नंबर 1, शुरू के 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हम लोग क्या करते हैं, वी डू अ रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लास। हमारी एक क्लास कितने ड्यूरेशन की है? तो 1 लेक्चर इज ऑफ 3 hour 30 minutes, जिसको हम 1 hour 45 minutes की 2 लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करते हैं। तो मेरे लॉजिक से मैं ये कह रहा हूँ कि आज की और कल की क्लास मिला के अपना लेक्चर 1 बनेगा, पार्ट ए पार्ट बी। फिर लेक्चर 2 यानी कि टेक्निकली थर्ड लेक्चर के शुरू में मैं 10 से 15 मिनट जो पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा है उसे रिवाइज कराऊंगा। दिस इज समथिंग विच इज रिकॉर्डेड एंड इज मेड अवेलेबल इन द ऐप। जब तक मैं ऐसा ना बोलूं कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ लाइव के लिए है, ये सारी सुविधाएं सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लाइव कर रहे हैं अटेंड, या गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, किसी भी माध्यम से। इससे क्या होगा, नॉर्मली स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आती है कि सर रिवाइज कैसे करें, थोड़ा सा एक मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है शुरू कैसे करना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसका सिंपल तरीका ही है कि जब आप कॉपी बनाते हो ना, तो आप अपनी कॉपी में सब जगह पेज नंबर डाल दो और पहले पेज पे आप इंडेक्स बनाओ, डेट, लेक्चर का टॉपिक, पेज फ्रॉम और टू और लेक्चर नंबर। तो आपने लिखा लेक्चर 1A, 1 का पार्ट ए, तारीख आपने डाल दी आज की और सामने टॉपिक लिख दिया क्या डिस्कस हुआ, और पेज नंबर आपकी कॉपी के कौन से, 1B सब कुछ लिख दिया। अब 1A और 1B में जितनी चीजें हैं, इसको अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर 2 में जाना है और उसका रिवीजन वीडियो सुनना है, जिसमें 1A और 1B पूरा 10 मिनट में रिवाइज किया गया। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। तो आपने वो सुन लिया एक 10 मिनट का वीडियो, फिर उतने पेजेस पढ़ लिया, आप बढ़िया कॉन्फिडेंस में आ गए। और मेरा ऐसा मानना है ऐसा स्टूडेंट हर लेक्चर के लिए नहीं करेगा। एक बार उसका रिदम पकड़ लिया, उसने उसकी ग्रिप बन गई, उसके बाद वो बड़ी आसानी से उन चीज़ों को आगे क्या करता है, फॉलो कर लेता है। तो दैट रियली डज नॉट क्रिएट्स टू मच ऑफ अ कंसर्न फॉर एनी ऑफ दी स्टूडेंट्स। चलिए एनी विच वेज, सॉरी, कूल। तो ये एक सुविधा आपको मिलेगी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 से 15 मिनट का आपका रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। देन वी विल हैव इन क्लास पोल्स, एमसीक्यूज जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आफ्टर क्लास अगर मुझे कोई पोल्स, एमसीक्यूज लेने, इनफैक्ट आपकी प्रैक्टिस, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी मैं आपको ऐप में अवेलेबल करा दूंगा। तो ये जो रिवीजन वीडियो है ना, उसके नीचे आपको ऐसे एमसीक्यूज दिख सकते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ योर बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एडवांस में एमसीक्यूज एग्जाम में तो आते नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और कुछ नहीं। इसके अलावा वी विल हैव टोटल ऑफ 4 टेस्ट। 3 हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे एज इन सेट ऑफ चैप्टर्स, और एक हमारा फुल टेस्ट होगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि वी आर रफली गोइंग टू हैव समवेयर अराउंड 40 ऑड लेक्चर्स ऑफ 3 hour 30 minutes। यानी आप ये बोल सकते हो कि हमारे समवेयर अराउंड 75 ऑड लेक्चर्स होने वाले हैं 1 hour 45 minutes के। तो इनमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एवरी 20 लेक्चर, या आप यूँ समझ लीजिए कि एक लेक्चर अगर 3.5 घंटे का है तो हर 10 लेक्चर के आसपास कंप्लीट होने पे हमारा एक टेस्ट होगा।
लॉजिक ये रहेगा कि एक सेट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद हम उसका टेस्ट ले लेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने शेड्यूल 3 किया, कंपनी अकाउंट्स कंसोलिडेशन, एक टेस्ट हम वहाँ पे ले लेंगे। फिर उसके बाद आपका अमालगमेशन रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक टेस्ट उसके ऊपर हो जाएगा। फिर बाकी के टॉपिक्स हमारे हुए, एक टेस्ट उस पर, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक टेस्ट। तो इफेक्टिवली 3 चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम टेस्ट लेंगे और एक फुल कोर्स का टेस्ट होगा। तो उस लॉजिक से आप बोल सकते हो कि 5 टेस्ट हो गए हमारे टोटल। ये टेस्ट लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए चेक होके आपको मिलेंगे। तो आज आपने टेस्ट, संडे को टेस्ट अपन रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप पेपर अपलोड करेंगे, मैं सिस्टम बाद में बता दूंगा आपको। आंसर शीट्स एक दिन बाद मिल जाएंगी फीडबैक के साथ, मार्क्स के साथ। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स को fastestseries.com पे जाके टेस्ट सीरीज अलग से सब्सक्राइब करना पड़ेगी। सब्सक्राइब करने पे आपको टेस्ट मिलेंगे विथ फीडबैक। अदरवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टेस्ट पेपर और सजेस्टेड आंसर में क्या करूंगा, आई विल अपलोड इट इन द बोर्ड नोट्स। वहां से आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लाइव बोर्ड नोट्स होंगे, इसका क्या मतलब है, ये जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैंने जैसे ही यहाँ पर क्या किया, अपडेट कर दिया, तो आपको लाइव बोर्ड नोट्स मिल गए। लाइव वाले स्टूडेंट के लिए सुविधा है कि आपने कुछ पीछे क्या लिखा, सर ने आगे क्या लिखा, वहाँ पे हाथों हाथ एक्सेस कर सकते हो। प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ कंप्लीट आर्काइव ऑफ ऑल योर बोर्ड नोट्स। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सारी फैकल्टी के नोट्स आप सिंपली गूगल ड्राइव पे जाके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो ये गूगल ड्राइव के लिंक पे मिलेंगी, प्लस फास्ट के आपको एंड्रॉयड ऐप पर भी अवेलेबल होगा लेक्चर वाइज। टेस्ट भी इसी तरह से हम वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। हमने क्या कर रखा है, पूरी ऐप जो मैंने बनाई है दोस्तों, ये पूरी डिज़ाइन करी है, इज बीन स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर अस ओनली। और मैं आपको बताता हूँ इसमें ओपन करके व्हाट वी हैव डन इज। तो जब आप कोई कोर्स ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर कुछ टैब्स दिखते हैं, ओवरव्यू, वीडियोस, पीडीएफ, बुक्स। तो जितनी भी आपकी किताब है, ब्रह्मास, द्रोणचार्ट इंक्लूडेड, यू विल गेट डिजिटल कॉपीज ऑफ ऑल द बुक्स। तो आप कहीं भी अपने मोबाइल के साथ, आपकी इच्छा हो गई, खाली बैठे, मन नहीं लग रहा है, क्या करें आज लाइफ में, कुछ नहीं, आप खोलो बुक्स पे जाओ, द्रोणचार्ट निकालो, 5 द्रोणचार्ट रिवाइज कर लो। आप 50 बार रिवाइज कर लीजिए आपके द्रोणचार्ट्स के थ्रू आपके स्टैंडर्ड को, क्या बचेगा फिर पेपर में, आप बताओ। ऐसे आप कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ का भी एक सेक्शन दे रखा है, इस पूरे कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ। तो इसमें हम नॉर्मली क्या देते हैं, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ में जाऊँगा तो जैसे अभी इंस्टीट्यूट का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया, क्या क्या एप्लीकेबल है, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। इसी तरह से टेस्ट पेपर्स वगैरह मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यू विल गेट डिजिटल कॉपीज ऑफ ऑल योर बुक्स। ये टेस्ट पेपर किसके लिए, गूगल ड्राइव वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए। डिजिटल कॉपी सबको मिलेगी, ध्यान रखना है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड नहीं होती, प्रिंट नहीं हो सकती। आप सिर्फ यहाँ कर देख सकते हो, इसमें कोई आप किसी प्रकार की कोई मार्किंग वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, बट यू विल बी एबल टू यूज दिस हियर। सभी लोग ध्यान से नोट कर लें, हमारा एक ईमेल आईडी है letfastsolve@gmail.com। लाइव वाले बच्चों का तो क्लास के बाद रोज 10 मिनट का डिस्कशन होगा डाउट सॉल्विंग का, प्लस इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सब कनेक्टेड हो। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट जो बाद में लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, उनको अगर कभी डाउट पूछना है तो letfastsolve@gmail.com पे आप अपना डाउट मेल कर सकते हो। ये सुविधा ओवर एंड अबव वो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको डाउट इसमें पूछना है ऐप में, वो तो यही है। उसके अलावा कभी आपको कोई डाउट पूछना है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो। ये पूरे दिन एक्सेसिबल रहता है और इसका नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि विद इन अ डे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में इसके आंसर मिल जाते हैं। नॉर्मली 24 वर्किंग आवर्स में आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं, या यूँ कह लो 1 दिन में आपका 1 वर्किंग डे में आंसर मिल जाता है। ये सुविधा सारे स्टूडेंट्स जो अपने फास्ट के उनके लिए उपलब्ध है। आप बिंदास अपने डाउट्स यहाँ पे सिस्टमैटिकली पूछिए, आपको बकायदा उस पर सिस्टमैटिकली जवाब मिलेगा। तो आपको डाउट सॉल्विंग का कोई इशू नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चा दूर बैठा, उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी चीज़ के लिए बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। और ये मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी सुविधाएँ आपको एक पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स को भी और आप सबको भी एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा। वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड नाम की फाइल होगी। ये जो नोटिस बोर्ड नाम की फाइल होती है, इस फाइल की खूबी यह है कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब वहाँ पे विथ लिंक्स दी हुई है। तो टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, लिंक दिया हुआ है। आपका एंड्रॉयड ऐप कहाँ से डाउनलोड होगा, विंडोज़ प्लेयर कहाँ से डाउनलोड होगा, सबके लिंक दिए हुए हैं।
गूगल ड्राइव का भी वहां पर लिंक आपको दिया हुआ है, कोई अमेंडमेंट वीडियो आया उसकी अपडेट दी हुई है, वो एक नोटिस बोर्ड है जिसमें सारी चीजें, आप वो पूरा पढ़ लो, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। तो आपका पहले दिन का लेक्चर आपको नहीं भी ध्यान रहा ये सब कैसे एक्सेस करना है, यू कैन डू दैट। पर ध्यान रखना बैच अपनी अगर आज शुरू हुई है तो 2 से 3 दिन में ये सारी चीजें सेटअप होकर आपको रेडी मिलेंगी, उसके बेसिस पे फिर आप क्या कर पाएंगे, इनको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, तो ये आपका पूरा सिस्टम हो जाता है, ये पूरा लॉजिक है। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द कवरेज ऑफ द क्लास, द बैच। इसके अलावा अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। सॉरी। चलिए, बुक्स की डिस्पैच हमारी कैसे होगी? बुक्स का डिस्पैच देखो पीस मील बेसिस पे होगा, पार्ट्स में मिलेंगे, तो आपको 2 पार्ट्स में किताबें डिस्पैच की जाएंगी। अभी आपका 1 हफ्ते का जो मटेरियल है वो आपको अभी पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रिंट लेके उसे यूज करना पड़ेगा। एंड तब तक आपकी बुक्स एक बार रेडी होके प्रिंट होके आएगी, तो अनदर वीक और 10 डेज टाइम वी विल डिस्पैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक्स, जिससे आप यूँ समझ लीजिए आपके 30 ऑड लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, और फिर इन द नेक्स्ट 15 डेज और सो विल डिस्पैच द रिमेनिंग पार्ट। तो लाइव क्लास में हमारी बुक साथ साथ में पैरेलली चलेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी 3 दिन पहले कंफर्म किया है शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स और ये सारी चीजें एप्लीकेबल मई 22 से ही वो कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट काइंड ऑफ अपडेटिंग द बुक्स विद दैट। आपको सब कुछ एकदम अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। चलिए भाई, टेक्नोलॉजी का यूज सर जैसा आपने किया है सी फील्ड में कोई नहीं कर रहा है। आई होप आप लोगों को इसका फायदा मिले, और बस बढ़िया मार्क्स लेके आ जाओ दोस्तों। एक स्टूडेंट है हमारा अकाउंट्स में 100 में से 100 ला चुका है। ऑडिट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाने के एक से ज्यादा स्टूडेंट को हमको हमारे बेस्ट पेपर अवार्ड ले चुके हैं। उम्मीद है मुझे इस बैच में भी इस तरह के स्टूडेंट्स हमको मिलेंगे जो फास्ट का झंडा बड़ा ऊंचा लहराएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज अपन अपना पहला टॉपिक शुरुआत कर देते हैं उसकी, और आप लोग अपनी कॉपी में नए पेज से शुरुआत कर लीजिए और हेडिंग दे दीजिए शेड्यूल 3 डिवीजन 1। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली योर format for preparation of financial statement for companies that follow accounting standards and not Ind AS। आई एम श्योर आप लोगों ने Ind AS सुना होगा। आज की तारीख में भारत में कुछ कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कहा गया और कुछ कंपनीज Ind AS फॉलो करती है। जो लोग Ind AS फॉलो करते हैं वो शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 यूज करते हैं। जो Ind AS फॉलो करते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो डिवीजन 3 यूज करती है। पर जो सारी कंपनियां AS फॉलो करती है, फिर वो NBFC हो या ना हो, वो सारी की सारी कंपनियां डिवीजन 1 फॉलो करती हैं। इंटर में AS ही कोर्स में Ind AS नहीं है, इसलिए हमें कोर्स में सिर्फ डिवीजन 1 पढ़ना है, डिवीजन 2 अभी नहीं, वो फाइनल में आपको पढ़ना होगा। कहने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर्मेट है, बट फॉर्मेट के साथ साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जो आपको मदद करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है ये समझने में। हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप चाहें तो हर चैप्टर शुरू करते समय मैं आपको ये बता दूंगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सारी रेटिंग में 3 स्टार में से देता हूं, तो आउट ऑफ 3 स्टार डिफिकल्टी लेवल इसका सिंगल स्टार है, सिंपल टॉपिक है। इम्पोर्टेंस इसका नॉर्मली 1 स्टार होता है, पर क्योंकि अमेंडमेंट आया है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। अभी जब मैं प्लस लगाऊं मतलब समझ लेना कि अभी के टाइम के लिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पैटर्न के अनुसार ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इम्पोर्टेंस लेवल इतना है। और अगर आप इसकी लेंथ समझना चाहेंगे तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो all in all this is one soft topic but very important for you to develop your understanding of advanced accounts so that we can move forward to the next topics more carefully and properly। चलिए, सबसे पहले जब आप नोट्स बनाएंगे, ये आपकी हेडिंग हो गई है, नोट्स बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको बनाना है। बहुत अच्छे से अपन क्या करेंगे,
100 मार्क्स पे किसी ने कहा है पार्टी, प्रियंक 100 मार्क पे 1,01,000 का इनाम दिया जाएगा आपको। जी हाँ, 1,01,000 का 100 मार्क पे इनाम मिलेगा। The money is not important, it is just a token, something which you will relish and more than we will relish। कि यार ये हमारे लिए भी देखो गर्व की बात है, आपके रिजल्ट हमारे रिजल्ट होते हैं। स्टूडेंट जब रिजल्ट के दिन फोन ला के इतना सा बोल देता है सर पास हो गया, मजा आ गया। कोई बोल देता है सर आपकी वजह से मेरा ये सब्जेक्ट निकल गया, आपकी वजह से हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया हो गई। जनरल फोन ला के बोल देता है सर सीए बन गया, इतना दिल में ऐसी तसल्ली मिलती है, मतलब आप यूं समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसा लगता है कि यार अपन सीए बन गए। तो वही दिन है अल्टीमेटली एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स, बट अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी सीक फ्रॉम यू, राइट। चलिए तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे शेड्यूल 3 डिवीजन 1 से। और इसमें सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको एक पूरा ड्रोन व्यू दे देता हूं कि हमारा डिस्कशन शेड्यूल 3 डिवीजन 1 का कैसे होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल टॉक अबाउट सम जनरल इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद में फिर अपन बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट होती है ये देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर्स। ये बस इतना सा देखना है अपने को। जनरल इंस्ट्रक्शंस में जब हम जाएंगे तो इसमें हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि एज इन शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट आए तो क्या फॉलो करना है, राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं, कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पे आए, वो सब नॉट रियली अ वेरी बिग टॉपिक। बैलेंस शीट जब आप डिस्कस करेंगे तब जरूर हमें इसको सब पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहाँ सबसे पहले हमें करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने बैलेंस शीट अभी बना रखी है तो आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी में करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन होता है। तो वो कैसे होता है, उसका क्या लॉजिक है। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। ये डिस्कस करने के बाद फिर अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट और जो बैलेंस शीट के साथ करस्पॉन्डिंग शेड्यूल्स या नोट्स बनते हैं और उससे रिलेटेड कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स देना होता है। एसपीएल में भी मोरलेस अपने को यही बातें करनी है, फॉर्मेट, शेड्यूल, नोट्स और डिस्क्लोजर्स, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का छोटा सा डिस्कशन। इस पूरे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट आया है तो आई वुड से जहां जहां अमेंडमेंट आया है ऑल अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करा दूंगा कहां कहां पर अमेंडमेंट आए। उसके अलावा करंट नॉन करंट का ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ भी नहीं, बाकी इस चैप्टर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक विद यू। सबसे पहले अपन जनरल इंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं, और जनरल इंस्ट्रक्शंस की शुरुआत में करूं उससे पहले शेड्यूल 3 क्यों बनाया गया, क्या इसका लॉजिक था, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड था, उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपके सामने में रखता हूं। तो let's put it like the evolution of the current schedule 3 कैसे इवॉल्व हुआ ये। दोस्तों यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपकी जो बैलेंस शीट है आज भी पार्टनरशिप फॉर्म्स की या जनरली जहां कोई फॉर्मेट नहीं दिया जाता है वहां बैलेंस शीट का एक टी फॉर्मेट चला करता था। और ये टी फॉर्मेट में आप एक तरफ आपकी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटीज, इस तरफ आप पहले फिक्स एसेट, आजकल उसे पीपी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स,
करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, कभी आपको याद हो तो पहले एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, इस तरह का एक फॉर्मेट पुराने जमाने में चलता था। ये फॉर्मेट आपको मालूम है कंपनीज में भी अलाउड था टिल 2012, बट सिंस 1st April 2012 companies have started following a different format, and the format which is used for balance sheet now is a vertical format. पहले भी vertical format allowed होता था, पर उसमें classification ऐसा नहीं होता था, जिसमें you have shareholder funds which will include your share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, एक आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है। आप ये सब फॉर्मेट देख चुके हैं, मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसका जेनेसिस इवॉल्वमेंट बता रहा हूँ। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। वेरी ब्रीफ फॉर्मेट इफ आई शेयर विद यू, एंड नोट्स विल हैव कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। इसे आप कह सकते हो कि ये आपका इक्विटी पार्ट है, ये आपका लाइबिलिटी पार्ट है, और ये आपका असेट पार्ट है। एंड दिस सेटिस्फाइज योर गोल्डन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट का टोटल आपके लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल को मैच करता है। इसी इक्वेशन को दर्शाने का बैलेंस शीट एक फॉर्मेट हुआ करता था, और टी फॉर्मेट से अब ये वाला फॉर्मेट हो गया बिग डी। एक्सक्यूज मी। अब सवाल ये उठा कि ये फॉर्मेट चेंज क्यों हुआ, नया फॉर्मेट क्यों आया, और ये फॉर्मेट क्यों फॉलो करना है, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके रीजंस है, और इस फॉर्मेट में कहाँ गड़बड़ हो सकती है मुझसे एज अ स्टूडेंट। तो चलिए मैं अब आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं। पुराने फॉर्मेट के अंतर्गत आप मुझे बताइए कि अगर मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, तो वो चीज कहां पर आएगी। आप चैट में लिख सकते हैं। पुराने फॉर्मेट में जो 2012 से पहले यूज होता था, आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, आप उस इन्वेस्टमेंट को कहां पर दिखाएंगे। पुराने फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में किया गया है जिसे आप जब चाहो तब बेच सकते हो, इट इज लिक्विड, आप जब चाहे तब बेच सकते हो, आप कहां शो करोगे उसे, इन्वेस्टमेंट में दिखाओगे या करंट असेट्स में दिखाएंगे। बताएं, चार्ट में लिखे। अगला सवाल, मैंने बैंक से मेरे पास जो स्टॉक रखा है उसको गिरवी रखा, और गिरवी रखकर मैंने बैंक से उसके अगेंस्ट में लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल लोन। मैं उस वर्किंग कैपिटल लोन को लाइबिलिटी साइड में कहां दिखाऊंगा। स्टॉक गिरवी रख के, ये सिक्योरिटी किसकी दी है, स्टॉक की, और लोन लिया है वर्किंग कैपिटल का। मैं उसे सिक्योर्ड लोन में दिखाऊं या करंट लाइबिलिटी में दिखाऊं, कहां शो करूं मैं। मैंने एम्प्लॉय को एक एडवांस दिया है, बहुत पुराना एम्प्लॉय है, तो उसने बोला भाई घर बन रहा है, एडवांस चाहिए, तो मैंने उसको 5 लाख का एडवांस दिया है, और ये एडवांस मैंने उसे बोला है कि तेरी सैलरी से मैं अगले 3 साल में काटूंगा। एक तरह से लोन दिया है, आप यूं समझ लीजिए, एडवांस के फॉर्म का। तो ये लोन जो मैंने एम्प्लॉय को दिया है, ये 3 साल में उसकी तनख्वाह से कटेगा। आप बताइए, मैं इस लोन गिवन टू एम्प्लॉय को कहां शो करूं। ये मेरा असेट है क्योंकि लोन दिया है, क्या मैं इसे लोन्स इन एडवांसेस के अंतर्गत शो करूं।
या फिर मैं इसे इन्वेस्टमेंट्स में शो करूं, क्योंकि मैं उस पर हो सकता है ब्याज भी ले रहा हूं या नहीं भी ले रहा हूं। इंटरेस्ट फ्री है तो क्या मैं उसे लोन्स एंड एडवांस में दिखाऊं, और ब्याज ले रहा हूं तो क्या उसे इन्वेस्टमेंट में दिखाऊं, या हर केस में लोन्स एंड एडवांस में दिखाऊं। बहुत बढ़िया आंसर्स भी आ रहे हैं, और आप देखिए आंसर्स जब आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस व्हिच इज हैपनिंग हियर। पहले मैंने सबसे पहले सवाल पूछा कि इन्वेस्टमेंट में कहाँ दिखाऊं, तो कुछ ने कहा करंट एसेट में दिखाइए, किसी ने कहा इन्वेस्टमेंट में दिखाइए, कुछ ने कहा करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में करंट के अंदर अलग से, या करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, कैसे प्रेजेंट करें। लोन मैंने बैंक को गिरवी दिया स्टॉक और वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है, तो कहाँ दिखना चाहिए सर, ये तो सिक्योर्ड लोन है, तो ये सिक्योर्ड लोन में दिखना चाहिए, ऐसा कहा कईयों ने, सही भी है। लेकिन वहीं पर दूसरा तरह से देखा जाए तो किसी ने सोचा सर ये तो करंट लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म में पे करना है, तो ये करंट लाइबिलिटी में दिखेगा। एम्प्लॉय को मैंने लोन दिया है तो सर ये लोन्स एंड एडवांसेस में आना चाहिए, तो लो लॉजिक से लोन्स एंड एडवांस में ही जाना चाहिए। पर आपको मालूम है करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांस में अगर मैं दिखाऊंगा तो देख के ऐसा लगेगा कि ये अपने आप में करंट नेचर का है, पर ये तो 3 साल में रिकवर होगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी दोस्तों कि ये जो फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट इस चीज को सेकेंडरी रखता था कि चीजें करंट फॉर्म में या करंट टाइम में मुझे रिकवर होने वाली है या लॉन्ग टर्म में रिकवर होने वाली है। इसमें जो प्राइमरी इंडिकेटर होता था क्लासिफिकेशन का, वो नेचर होता था। तो अगर आपने किसी को एडवांस के फॉर्म में पैसा दिया है तो माना जाएगा कि वो लोन इन एडवांस में आएगा, भले ही वो 3 साल 5 साल बाद मिले या 3 महीने बाद मिलने वाला। सिमिलरली बैंक से लोन गिरवी रख के सिक्योरिटी लिया है तो सिक्योर्ड लोन ही क्लासिफाई होगा, भले ही वो 3 महीने या 6 महीने का लोन हो, करंट नेचर का। जैसे क्रेडिटर अगर आपने कोई मशीन उधारी पे खरीदी है तो वो भी क्रेडिटर है, और क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी में आता था, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो वो क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड एसेट है, करंट लाइबिलिटी में आना क्या सही है, हो सकता है पैसा 2 साल बाद दे। तो ये कहा गया कि यार इससे है ना, ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी लिक्विड है या नहीं है। कंपनी की करंट एसेट ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से, पर मालूम पड़ा करंट एसेट्स में वो सारी करंट चीजें तो है ही नहीं जो एक्चुअल में करंट नेचर की है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। या हो सकता है कुछ ऐसे एसेट्स करंट एसेट लोन एडवांस में आ रहे हैं जो करंट नेचर के नहीं है, जैसे लोन टू एम्प्लॉय। तो इसके लिए इस फॉर्मेट को इंप्रूव करके जो नया फॉर्मेट बनाया गया, इस फॉर्मेट में जो फोकस था वो फोकस किसके ऊपर था, क्लासिफिकेशन होना चाहिए करंट नॉन करंट के बेसिस पे। अब जैसे ही मैंने कहा क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट के बेसिस पे होना चाहिए, तो इसका मतलब एसेट्स के 2 पार्ट हो गए, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, सॉरी एसेट्स के 2 पार्ट हो गए, नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स, और लाइबिलिटी के 2 पार्ट हो गए, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। यहां पे अब एकदम सिंपल है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है लिस्टेड कंपनी के शेयर में, आपका इंटेंशन क्या है, उसको साल भर में बेचना है, हाँ, तो करंट एसेट में दिखा दो, इन्वेस्टमेंट में। पर आपने अगर उसको लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए किया है तो नॉन करंट एसेट्स में दिखा दो, इन्वेस्टमेंट में। यानी इन्वेस्टमेंट दोनों में दिखेगा, करंट और नॉन करंट। यानी यहाँ पे जो प्राथमिकता है वो नेचर ऑफ आइटम की नहीं है, किसकी है, करंट नॉन करंट की। तो इस पूरे डिस्कशन में बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। चलिए अब मैं काम करता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं। redeemable preference share capital which is to be redeemed in the next 6 months after the balance sheet date, बैलेंस शीट डेट से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे इसे रिडीम करना है। इट विल बी शोन अंडर, कहां दिखाऊं मैं इसे, क्या मैं इसे शेयर कैपिटल में ही दिखाऊं, या मैं इसे नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाऊं, या मैं इसे करंट लाइबिलिटी में दिखाऊं, आप बताइए कहां प्रेजेंट करूं मैं इसे। लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू वोट हियर। तो मेरी कंपनी ने एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया था, कई साल पहले इशू किया था। आज 31 मार्च 2022 से 6 महीने के अंदर उसको रिडीम करना है। अब इसे 6 महीने में रिडीम करना है तो मैं इसे आज कहाँ शो करूं, अभी रिडीम किया नहीं है, कैपिटल है तो कैपिटल में। नहीं सर 6 महीने में रिडीम करना पड़ेगा तो करंट लाइबिलिटी है। नहीं सर प्रेफरेंस शेयर तो बाय नेचर नॉन करंट नेचर के है तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। नाउ लेट्स सी व्हाट पीपल हैव वोटेड। बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी ऑफ यू गेव द राइट आंसर, बट देन स्टिल फ्यू ऑफ अस थॉट समथिंग डिफरेंट, and this is something which I am trying to explain you
एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हो सकता है दोस्तों आपको लगे लॉजिकली ये करंट लायबिलिटी होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में करंट लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक बेसिक सा रूल है कि करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन सिर्फ असेट और लायबिलिटी का होता है। कैपिटल हमेशा कैपिटल होता है, वो कभी भी करंट और नॉन करंट नहीं होता है। तो जब तक प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होगा वो कैपिटल ही रहेगा, भले ही आपको 3 महीने बाद 6 महीने बाद रिडीम करना हो, वो लायबिलिटी आज नहीं है तो वो कैपिटल है। और ध्यान रखना कैपिटल में करंट नॉन करंट नहीं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। आई कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे तो अपने को क्या चीजें हैं जो अपने को पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से। 2-3 एग्जाम्पल चलो पूछता हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग खुलेगा चैप्टर पढ़ने से पहले कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं इन चीजों को, थोड़ा सा एक आइडिया भी लगेगा अपने को। लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन हियर। लेट्स से आई हैव टेकन a loan from a relative of 50 lakhs to be repaid as 10 lakhs every year from next year. How to present it? 50 lakhs नॉन करंट लाइबिलिटी, 10 लाख एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स पे करना है, अगले 5 साल तक 10-10 लाख हर साल पे करना है। 2 मिनट के लिए समझ लो, इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोई ब्याज नहीं। प्रेजेंट कैसे करेंगे? 50 लाख पूरा नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा दो, 40 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा दो, और 10 लाख जो अगले साल पे करना है वो करंट लाइबिलिटी में, या पूरा ही 50 लाख आपकी करंट लाइबिलिटी। व्हाट डू यू से, क्या कहते हो आप, कैसे प्रेजेंट करेंगे? लेट्स से इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 10 लाख एक्सपेंडिचर टू बी रिटन ऑफ ओवर द नेक्स्ट 5 years टू बी प्रेजेंटेड एज, पूरा 10 लाख अंडर नॉन करंट असेट्स, 8 लाख अंडर नॉन करंट असेट्स एंड 2 लाख एज करंट असेट्स, पूरा 10 लाख एज करंट असेट। चलिए देखते हैं। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लोन के केस में कैसा है, आपने लोन भले 5 साल के लिए लिया है, बाय नेचर ये लोन लॉन्ग टर्म है, पर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म थोड़ी ना पूछ रहा हूं, मेरा क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट है। तब आप जब धीरे धीरे इसको पढ़ोगे ना, ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ दिमाग खोलने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट पढ़ने से पहले सोचना शुरू करो कि ये चैप्टर में क्या आएगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पूछता तो ये लोन लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो 1 साल के बियॉन्ड नॉर्मली पेबल है वो लॉन्ग टर्म है। पर मेरा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है, करंट और नॉन करंट है। तो ये एक्चुअल में बाय नेचर क्या है, तो 10 लाख करंट लाइबिलिटी है, अगले साल पे करना है, 40 लाख नॉन करंट है, उसके बियॉन्ड पे करना है। यानी एक ही लोन हो सकता है कुछ पार्ट करंट में और कुछ नॉन करंट में, ये भी चलेगा। ऐसे ही मैंने एक और सवाल पूछा, कुछ आपने ऐसे सुने होंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जो ओवर अ पीरियड राइट ऑफ करते हैं। आपने सुना होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हौले हौले राइट ऑफ होते हैं। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है, इन सबको पूरा P&L फर्स्ट ईयर में डाला जाता है। वी विल कम टू दैट, ये अपने कोर्स में है। बट मोर देन दैट, if I ask you, let's say for example I'm asking you a question here, and my question to you is कि लेट्स से मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो मैं 5 साल में हौले हौले राइट ऑफ कर रहा हूँ, अगले साल 2 लाख, फिर उसके बाद 2 ऐसे अगले 5 साल में राइट ऑफ होगा, 10 लाख का बैलेंस है। मैं कैसे शो करूँ? पिछले लॉजिक से अगर मैं जाऊं तो 2 लाख करंट और 8 लाख नॉन करंट, पर एक्चुअल में ये पूरा का पूरा 10 लाख नॉन करंट होता है। अब इसमें कईयों ने गलत आंसर दिया और ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए मैंने आपको क्या कहा, ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप एक चीज से अवेयर हो सके, क्या कि ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस से जो चीजें आप इंटरप्रेट करके सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है इस चैप्टर में वही है। इट इज मच समथिंग मोर देन दैट, इट इज बियॉन्ड दैट एज वेल। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला सर आपने? तो लॉजिक है, अपन पढ़ेंगे। ये बोलते हैं करंट असेट वो चीजें हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी करंट लाइबिलिटी पे कर सकते हो सिंपल भाषा में, या जिसको एनकैश कर सकते हो। एक खर्चा आप हौले हौले राइट ऑफ कर रहे हो तो इससे आपको कभी भी कोई पैसे नहीं मिलने वाले या लाइबिलिटी पे नहीं होनी है, सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है कि आप धीरे धीरे खर्चा बुक कर रहे हो।
इससे कोई इन्फ्लो नहीं हो सकता है ना लाइबिलिटी बच सकती है। तो आप इसे अगर करंट में दिखाओगे तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए क्या होगा, यूजर को लगेगा वाओ करंट एसेट है, ये रियलाइज करके देगा, जबकि एक्चुअल में ये रियलाइजेबल ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज आपको परेशान कर सकती है या इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है या ध्यान से देखना है तो वो है करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन। We will come to those particular aspects. I hope this is enough for you just to kind of start thinking about these things, और एक थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिवेट करो अपनी थॉट्स को कि अच्छा ये पढ़ना है तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस अपन पढ़ते जाएं और चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो वी विल कम टू करंट नॉन करंट। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद सही दे पाएंगे कब, जब मैं आपको करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन दूंगा, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं ये सवाल वापस पूछूंगा तो आप विद रीजंस और आंसर्स सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डिस्कशन का फ्लो होने वाला है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, हमारा डिस्कशन विद जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्टिंग विद द जनरल इंस्ट्रक्शन। तो अब आप नोट्स बनाएंगे तो कैसे, ये मैंने आपको एक समरी दे दी है, आप चाहे तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लीजिए। तो हमारा पहला डिस्कशन जनरल इंस्ट्रक्शंस का है, तो आप इसको रोमन लेटर में नंबर 1 दे दीजिए, करंट नॉन करंट को रोमन लेटर में 2, 3, 4, एसपीएल के फॉर्मेट को चलो 5 दे दो और इसे 6 दे दो। कॉपी में आप हेडिंग लिख दें ताकि आप बाद में इंडेक्स वगैरह बनाओ तो आपको सब कुछ सिस्टमैटिकली अवेलेबल रहे। जनरल इंस्ट्रक्शंस, चलिए सबसे पहला मुद्दा लिख लीजिए, ऐसे ही पूछता हूं थोड़ा मजा आएगा। इफ देयर इज अ conflict between Schedule 3 requirements and accounting standard requirements, which one would you follow? क्योंकि आप अकाउंटिंग ग्रुप 1 की शायद पढ़ के आए हैं तो ये तो मैं पूछ सकता हूं आपसे, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं। छोटा सा सवाल है, रिलेटिव लोन वाला एक बार और बताइए। देखो आपको कितने रुपए अगले साल पे करने हैं, 10, तो वो करंट, उसके बियॉन्ड जो पे करना है वो नॉन करंट। तो एक लोन के 2 भाग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोर ऑन दैट व्हेन वी कम टू द डेफिनेशन। अभी ये मत परेशान होना अरे सर ने क्या पढ़ाया समझ तो आया ही नहीं। एक बार करंट नॉन करंट की डेफिनेशन हो जान दो, जिसको 2 लेक्चर और लगेंगे अपने को, उसके बाद आपको नहीं आए फिर पूछना बिंदास, मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, शेड्यूल 3 कुछ कहता है, शेड्यूल 3 की कोई अलग रिक्वायरमेंट है और एएस की कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स में ही आप देख लें, हो सकता है कि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग अलग हो। अगर आप लोगों ने AS13 इन्वेस्टमेंट ग्रुप 1 में पढ़ा होगा तो वहां पे करंट इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जो खरीदने की डेट से जिसका इंटेंशन होता है 12 महीने से कम होल्ड करने का। तो आपने लेट्स से कंपनी का डिबेंचर खरीदा जो 4.5 इयर्स बाद रिडीम होने वाला था, तो वो टेक्निकली वो डिबेंचर क्या कहलाएगा, शुरू से आखिरी तक परमानेंट। पर 4 इयर्स लेटर भी वो परमानेंट है, पर यहां पर वो परमानेंट नहीं कहलाएगा, वो करंट हो जाएगा क्योंकि 6 महीने में कैश होना है। तो एज पर AS13 इट इज परमानेंट, बट एज पर शेड्यूल 3 इट विल बिकम करंट। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, तो मैं किसकी बात सुनूं, ये मेरा सवाल है आपसे। अब ये एग्जाम्पल हो सकता है एकदम क्लिक ना हो आपको, अगर आपको AS13 बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, मैं सब कवर करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो मैं ये बोल रहा हूं कभी कॉन्फ्लिक्ट आया तो आप किसकी बात सुनोगे, AS या शेड्यूल 3? लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू वोट हियर। If there is a conflict between Schedule 3 and AS requirements, which one would you follow? And the answer is accounting standard. Oh my God, अपन एकदम करीब पर आ गए। पर आप देखिए ये सब चीजें पढ़ने के फायदे हैं, ये चीज कहीं पर भी एग्जाम में भी पूछी जा सकती थी। सबसे पहली चीज आप समझ लें, जिन्होंने ये कहा है कि हमें शेड्यूल 3 फॉलो करना है, उन्होंने बहुत सही सोचा। क्यों मालूम है? क्योंकि लॉ हमेशा एएस पर प्रिवेल करेगा। तो लॉ में और एएस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लॉ जीतेगा, यानी उसकी बात मानेंगे। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का पार्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का पार्ट होता है? चलो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बहुत सही जगह ले जाता हूं। कभी भी आपको कंपनीज एक्ट की कोई भी चीज अगर देखना है तो आप गूगल की सर्च बॉक्स पे टाइप करिए ई बुक कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ICI के साथ मिलकर
आईसीएसआई के साथ मिलके एक ई बुक का कंसेप्ट लेकर आए, जिसमें अभी कुछ रीसेंट अपडेट्स भी किए। आप एक्ट दबाइए, कंपनीज एक्ट पे जाइए, ये आपको पूरे कंपनीज एक्ट के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। अभी मुझे शेड्यूल 3 बताना है आपको। ये देखो, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी, डिवीजन 1। ये मैंने डिवीजन 1 क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया साइड में ये खुल गया। ये है आपका शेड्यूल 3 का डिवीजन 1। ये इस तरह का दिखता है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें ये इंस्ट्रक्शंस शुरू में इस तरह के ये ऐसे दिए हुए हैं, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर उसके इंस्ट्रक्शंस, और ये ऐसे आगे चलते जाते हैं। तो आपको कभी भी कोर बेयर से देखना, बेयर यानी लॉ कैसा दिखता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये एक बढ़िया लिंक है, आप लोगों के काम की चीज है, आप देख सकते हैं चाहे तो यहाँ से। अब अपन तो एक एक करके पूरे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे, मुद्दे की बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो यह जनरल इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दिया गया है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 में कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले अथॉरिटी की, तो पहला, तो एएस और शेड्यूल 3 में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप किसकी बात फॉलो कर रहे हो? एएस की। ऐसा कौन बोलता है? शेड्यूल 3 ने ही ऐसा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे एग्जाम में कभी भी लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो? As per provisions of Schedule 3 to the Companies Act, it is prescribed that when there is a conflict between the accounting standards and the schedule, accounting standards is to be followed. सर ये आपने तो बोल दिया, हम कैसे ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे? मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ही ऐसे की लैंग्वेज बने, प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो और बनेगी। हालांकि शेड्यूल 3 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब अपन पढ़ेंगे तो इस तरह के अपने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी। सेकंड, कवरेज। इनफैक्ट पहले मैं आपको एप्लीकेबिलिटी बता देता हूं। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 की एप्लीकेबिलिटी, एग्जाम में शेड्यूल 3 में 3 रोमन में लिखना, किस पर है? तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें कहा गया है कि किसे फॉलो करना है? शेड्यूल 3 डिवीजन 1, एवरी कंपनी which is following accounting standards is required to prepare as well as present financial statement as per Schedule 3 Division 1 except बैंकिंग कंपनी, जिनका अपना एक अलग फॉर्मेट है जो अपने कोर्स में अपन डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जिनका एक अलग फॉर्मेट है जो अब अपने कोर्स में नहीं है, पहले इंटरमीडिएट में होता था, हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिनको एक्सक्लूड किया गया है, पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कहा गया है कि अभी आप शेड्यूल 3 ही फॉलो करो। तो यहाँ लिखा है पर इसका रेलेवेंस अब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अब बोलता है शेड्यूल 3 फॉलो करो, तो इफेक्टिवली करना पड़ता है। एनी अदर कंपनी फॉर विच एनी लॉ स्पेसिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट, किसी लॉ ने अगर फॉर्मेट दे रखा है तो वो फॉलो होएगा, या अगर कोई कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है कि भैया चलो तुम शेड्यूल 3 या उसके किसी पार्ट को फॉलो मत करो, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्सेप्शंस है जिन लोगों को शेड्यूल 3 डिवीजन 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी उन सबको करना है। एएस किसे फॉलो करना है वो एक अलग डिस्कशन है, अपन उस पर भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अपने आप में क्या फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड है?
तो Schedule 3 has a flexible format, which means what? It means A. Schedule 3 prescribes minimum information to be disclosed. Means due to requirements of accounting standard, any law, और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, बेहतर प्रेजेंटेशन यूजर के सामने करने के लिए, इफ एनी एडिशनल डिस्क्लोजर or even a change in the presentation of financial statement is required, then it is permitted. तो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, कोई भी चेंज आपको करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो, बस कोई कारण होना चाहिए, मन मर्जी से नहीं। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब इतना सा है दोस्तों कि शेड्यूल 3 अपने आप में बोलता है कि भाई हम जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह दे रहे हैं ये आपके एक तरह से गाइडेंस के लिए, आपको लगता है कि इस फॉर्मेट में थोड़े से बदलाव की कोई जरूरत है या आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिखानी है, आप दिखा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, हमें बिल्कुल चलेगा, बस रीजनिंग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, ऐसी रिजिडिटी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ चुके, आपने देखा होगा कि फॉर्मेट में कई बार ऐसा होता है, सॉरी, जैसे ये अपना फॉर्मेट था, है ना, चाहिए आएगा नहीं ऐसे, चल ये देखिए, अब ये फॉर्मेट में आपने कई बार देखा होगा, जैसे किसी कंपनी में शेयर वारंट्स अगर नहीं होते या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं होता है, तो क्या ये लाइन लिख के आगे जीरो लिखना है? नहीं, डिलीट करना है कर दें, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है ना, अच्छा ही समझ में आएगा, लिखोगे जीरो लिखोगे कंफ्यूज होगा, तो कर दो। यानी फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एकदम आपको हु बहु मैच करना है एज इट इज, ठीक है, तो इट्स अ फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। एज के कारण कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना है, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, सब चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ, और यहां पर एक अमेंडमेंट है, इसके लिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा अमेंडमेंट के कारण मैं मार्क करा दूंगा। राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है? द रूल इज, अगर आपकी टोटल इनकम यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, ये टोटल इनकम हो गई। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ आ रही है, then in that case you shall round off, यानी राउंड ऑफ करना तो कंपलसरी है, बट आपकी राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स में हो सकती है, थाउजेंड्स में हो सकती है, लैक्स में हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है। और अगर आपका टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो भी आपको राउंडिंग ऑफ करना अनिवार्य है, पर आपकी राउंडिंग ऑफ उस केस में लैक्स, मिलियंस और करोड़्स में होंगी। मतलब इसका यह है कि कंपनीज एब्सोल्यूट फिगर में अपनी बैलेंस शीट नहीं प्रेजेंट करेंगी, पूरे फिगर्स में, या तो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करे मिनिमम, और अगर आपका टर्नओवर, यानी टर्नओवर शब्द पहले होता था, अमेंडमेंट करके इसको टोटल इनकम कर दिया, क्योंकि टर्नओवर कंपनीज एक्ट में अब यूज करते नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, भले ही उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो अब कह दिया है कि उस केस में अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की कंपनी है तो आप कम से कम लाखों में राउंड ऑफ करो, नहीं तो लोग जीरो ही गिनते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या।
इससे प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। और जो भी आपने राउंडिंग ऑफ का बेसिस यूज किया है, यू शुड कंसिस्टेंटली फॉलो द सेम बेसिस ऑफ राउंडिंग ऑफ ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इज अ रीजन टू चेंज। तो अब की तारीख में, आज की तारीख में राउंडिंग ऑफ अपने आप में कंपलसरी है, ये भी अमेंडमेंट है। पहले यहाँ पे मे लिखा हुआ था, अब शैल हो गया, यानी अनिवार्य। क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से पूछा जा सकता है अमेंडमेंट पे। पहला, एक कंपनी है जिसका टोटल इनकम 90 करोड़ का है और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोड़ में राउंड ऑफ करके प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको लिखना होगा कि ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम अगर 100 करोड़ से कम है तो राउंडिंग ऑफ ज्यादा से ज्यादा आप मिलियंस में कर सकते हो, मिलियन यानी 10 लाख। करोड़ में राउंडिंग ऑफ तभी होगी जब आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा की। ये आपका राउंडिंग ऑफ का रूल है अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट। चलिए देन after rounding off comparatives, it specifically says that comparatives of previous year except in first year of company for all amounts presented in the financial statement, in balance sheet or in P&L or even in notes to the financial statement are to be given. बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिट के पेपर में, ऐसा है ना, ध्यान रखना शेड्यूल 3 के क्वेश्चन ऑडिट में भी पूछ लेते हैं ये लोग। ऑडिट में एक बार बहुत पहले एक सवाल आया था कि एक कंपनी है जिसने कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया और प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं दिए, क्योंकि उसका कहना है कंपैरेटिव से बैलेंस शीट P&L में देना है। तो आंसर होगा कि नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज में भी अगर कहीं कोई फिगर आ रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव फिगर्स देना अनिवार्य है। तो कंपैरेटिव्स आपको देना अनिवार्य है, आप इससे बच नहीं सकते। एंड फाइनली डिस्क्लोजर्स। तो शेड्यूल 3 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर्स फॉर डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? आपने बैलेंस शीट में लेट्स से फॉर एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स दिखाया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। अब टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, व्हीकल्स, फिक्सचर्स, फर्नीचर, इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सब नोट्स में जा सकती है। तो डिस्क्लोजर्स और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिलाने के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो एक तो डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और दूसरा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉट अदरवाइज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि उदाहरण के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने करंट एसेट में इन्वेंट्री दिखाया, पर आपको लगता है वो इन्वेंट्री आपकी है तो करंट एसेट पर लिक्विड नहीं है, बहुत समय से बिकी नहीं है, तो आप नोट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेट्स से आपने बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट में लैंड दिखाया है, पर वो लैंड गिरवी रखा हुआ है। अब गिरवी रखे हुए लैंड को अपन अलग से तो वहां नहीं दिखाएंगे, तो नोट्स में दिखा सकते हैं कि लैंड में से इतने अमाउंट का लैंड है जिसको हमने कहीं गिरवी रखा है। और इन सब के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे एक्सप्लेनेशन भी देना चाहो तो आप नैरेटिव डिस्क्लोजर्स दे सकते हो। नैरेटिव डिस्क्लोजर यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं बची, कोई बड़ा कोर्ट केस लगा है, या ड्यूरिंग द ईयर कोई अमलगमेशन हुआ है, कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किया है, तो ऐसे डिस्क्लोजर्स अपन एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में देते हैं। ये हो सकता है शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट हो, कोई एएस की हो, कोई लॉ की हो, किसी भी कारण से ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। इतनी सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है while preparing the financial statement. These are some general instructions which are given under the schedule 3 division 1, जो आप दिमाग में रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू करें, और एप्लीकेबिलिटी भी उस पर डिस्कस कर लें। आई थिंक अपन आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। कल अब अपना डिस्कशन अपन आगे किस पे कंटिन्यू करेंगे, तो वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन टुमारो विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज करंट एंड नॉन करंट। आज मैं आपके साथ शेड्यूल 3 की पूरी ब्रह्मास्त्र शेयर करूंगा। अगर आप ब्रह्मास्त्र से पढ़ना चाहें तो आज जो हमने कवर किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स तो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कुछ एमसीक्यूज भले ही आज नहीं पर अगली क्लास के बाद आपके साथ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ शेयर करूंगा, जस्ट टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अभी आप पढ़ना चाहें ब्रह्मास्त्र से
तो आप शेड्यूल 3 डिवीजन 1 एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफ जस्ट इन केस यू वांट यू कैन बेसिकली रेफर थ्रू टू द फर्स्ट 2 पेजेस, दैट्स इट। शुरू के 2 पेजेस अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी कल की क्लास में ही हमारा एक्चुअल डिस्कशन शुरू होएगा। आज हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो मोरलेस एक बार बैच का इंट्रोडक्शन, सिलेबस का इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजी, कवरेज, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंस, किताबें क्या मिलेंगी, टेक, ये सब चीजें बता। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और इसके साथ अपन आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स अगर हैं तो एक 5-10 मिनट चर्चा